हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त यार एक बार सेशन में आ जाएं। और आज का सेशन बड़ा प्यारा सेशन होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्त आपने देख लिया होगा कि आज के इस सेशन में हिंदी मैराथन और 25 टॉपिक हैं। अगर आप गिनेंगे भी तो यहाँ पर 25 पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 राइट। यहाँ पर 25 टॉपिक हैं जो मेरे भाई आपके सिलेबस में गिवन हैं और आपके सिलेबस के अनुसार आज हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। सो मेरे दोस्त, सभी प्यारे देवी और सज्जनों से अनुरोध है कि एक बार सेशन में जरूर आ जाएं, एक बार सेशन में जरूर आ जाएं और सबको इन्फॉर्म कर दें कि सेशन शुरू हो चुका है, ताकि सभी स्टूडेंट सेशन में जरूर आ जाएंगे। सो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार मेरे दोस्त, राधे राधे, जय श्री राम और जय हिंद। सो चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। मैं फिर बता दूं, आज का सेशन मेरे भाई बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत आवश्यक होने वाला है। मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूं और वो बात आज हम लोगों की साबित भी होगी। कैसी बात कहते हुए आया हूं कि जितना हो सके अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, और प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता जब तक थ्योरी ना पढ़ी हो। सो अगर जिसने थ्योरी पढ़ रखी है, सो आज का ये सेशन उसके लिए ऐसे सोच लेना अमृत की बूंदों के समान है। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसी सीक्वेंस में मैंने चीजों को रखा है। सबसे पहले आपको रस के क्वेश्चन मिलेंगे, छंद के कुछ ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, अलंकार के ज्यादा आते हैं तो अलंकार के और ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पर आपको अलंकार के रखे हैं, क्योंकि अलंकार डायरेक्ट पूछा जाता है, आप सभी को पता है। सो इसलिए मैंने यहां पर अलंकार के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। सो अगेन मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छे से क्लास करना, रिवीजन करने के लिए इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती। बाकी आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में मेरे भाई रस पूछा जा रहा है, कौन सा है? इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है, कौन सा माना जा रहा है? बोलो जी। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जल्दी से। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस माना जा रहा है? दिए गए विकल्पों में से इन पंक्तियों में रस बताइएगा। कहा जा रहा है घुटनों के बल चल रहे हैं और मुंह पर दही लपेटे हुए हैं। सो ये भगवान श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है और बच्चों की बात हो रही हो, सो हमेशा वत्सल रस होगा। वात्सल रस, इसका स्थायी भाव वत्सल माना जाता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलता होता है। बेसिकली वत्सल भी हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं किस नाम से जानी जाती हैं? बोलो जी। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। बोलो। दिए गए विकल्पों में से रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? सो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखना चाहें, सो मेरे भाई आश्रय की चेष्टाएं, देखो इसको मैंने 2-3 तरीके से बताया है। फिर वही बात, आप क्या है, चीजें याद नहीं रख रहे हो। आश्रय की चेष्टाएं या वाह शारीरिक चेष्टाएं, बताया है ना। आश्रय की चेष्टाएं या वाह शारीरिक चेष्टाएं, वाह शारीरिक चेष्टाएं, वाह शारीरिक चेष्टाएं 50 बार कहा है कि जहां पर चेष्टाएं शब्द हो वहां पर आप अनुभव लगा दिया करो। क्या लगा दिया करो? अनुभव लगा दिया करो। अगर यही बात आप नहीं समझ रहे हैं तो पेपर में क्या समझोगे? नहीं समझोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गलत लगा के आओगे।
अरे भाई वो अनुभव या वो भाव जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम या तो जानबूझकर पैदा करते हैं या फिर अपने आप हो जाते हैं, सो ये अनुभव होते हैं वह शारीरिक चेष्टाएं या आश्रय की जो चेष्टाएं हैं। मैं भी आपसे इशारों में बात करूं तो वही तो अनुभव है। अनुभव बेसिकली 4 तरीके का होता है, कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। आलंबन वो होता है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। आलंबन 2 प्रकार का होता है, बताइएगा कौन कौन सा होता है? आश्रयालंबन और विषयालंबन। विभाव मेरे भाई 2 प्रकार का होता है, आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। आलंबन भी 2 तरीके का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अगला प्रश्न देखते हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब बताओ, अभी कल परसों लिखाया होगा मैंने ये, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा फटाफट से पहले। बोलो जी, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर करो जी। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रस संप्रदाय के प्रवर्तक, देखो आरोही को बी लग रहा है, नंदकेश्वर है, नंदकेश्वर। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। कल की जगराता वाली क्लास में लिखाया हुआ था कि इन संप्रदायों के प्रवर्तक भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। संप्रदायों के प्रवर्तक भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? अगला प्रश्न, रस के कितने अंग होते हैं? बोलो जी, रस के कितने अंग होते हैं? बोलो मेरे भाई, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। सो रस के अंगों की बात करें, सो रस के 4 अंग माने जाते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग माने जाते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, 59%। अब बताओ, इस टाइम पे आकर के तुम ऐसे आंसर लगाओगे, अरे मेरे भाई कैसे काम चलेगा? एक अंग होता है स्थायी भाव, वो स्थायी भाव, एक होता है विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, अनुभव और मेरे भाई संचारी भाव, अनुभव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं मेरे भाई। अगर अंग की जगह अवयव भी लिखा जाए, रस के कितने अवयव होते हैं, सो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर आपको चेंज नहीं करना है। अगर अवयव भी पूछा जाए और अंग भी पूछा जाए तो इसका आंसर 4 ही रहने वाला है। क्या है? इसका आंसर 4 ही रहने वाला है। मगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो जी, अगला प्रश्न, अगर स्थायी भाव पूछता तब आप लगाते 8 या 9। वैसे 9 लगाते हैं, भरत मुनि जी कहते तो हम 8 लगा देते, है ना। चलो जी, अच्छी बात है, 58%। आज तो तुम एकदम दिल तोड़ रहे हो। मोदी जी की पत्नी आंसर दे रही है। मोदी जी अपनी पत्नी को कब का छोड़ चुके हैं, और अगर आप भी ऐसे प्रश्नों के आंसर करोगे तो एग्जामिनर आपको भी छोड़ के भाग जाएगा। चलो जी, अगला प्रश्न देखते हैं। टाठा डाढ़ा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से होता है? इनका जो संबंध है काव्य के किस गुण से होता है? इनका संबंध काव्य के किन गुणों से होता है? बोलो जी। इनका संबंध काव्य के, सभी प्यारे दोस्त एक बार सेशन को सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से मेरी अपील है, शेयर जरूर कर देना, अपने अपने स्टेटस पे एक बार जरूर बना लेना, बाकी मर्जी आपकी है। चलो, सो हमने कहा कि ये जो वर्ण हैं, ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों को जो पूरा का पूरा टा वर्ग है, जो पूरा का पूरा टा वर्ग है ना मेरे भाई, इनको कठोर वर्ण कहा जाता है। इनको कौन से वर्ण कहा जाता है? कठोर वर्ण कहा जाता है। सो कठोर वर्णों का प्रयोग तो वीरता के लिए किया जाता है, पता है कि नहीं है? कठोर वर्णों का प्रयोग वीरता के लिए किया जाता है, और वीरता की बात आ जाए तो ओज गुण होना चाहिए, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मेरे भाई रस है, छंद है, अलंकार है, पारिभाषिक शब्द हैं, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, सब कुछ है। आज के सेशन में आने वाले 1.5 घंटे में तुम्हारी हिंदी पूरी रिवाइज हो जाएगी। अभी केवल बस 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, मैं वादा करता हूं।
पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो जी, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? सो माधुर्य गुण यानी कि श्रृंगार, माधुर्य यानी प्रेम को व्यक्त करता है, और जब प्रेम की बात की जाए तो श्रृंगार रस देखने को मिलेगा मेरे भाई, बी ऑप्शन देखने को मिलेगा 97%। ऐसे आंसर आए तो दिल थोड़ा खुश भी होता है कि भैया अच्छी चीज है, अच्छी चीज है कि चलो भैया 97% आंसर आ रहे हैं तो अच्छा भी लगता है, तो वहीं के वहीं करने लग जाते हो। अब देखो छंद आ गया, रस के कितने प्रश्न हो गए, गिने हम एक बार, अच्छा नंबर नहीं डला है, एक बार हम गिने, ठीक है। एक पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। 6 प्रश्न रखे थे मैंने रस के, कितने 6 प्रश्न, क्योंकि रस कम आता है। छंद इससे ज्यादा रखे हैं रस से, अलंकार मैंने सबसे ज्यादा रखे हैं। आज पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो जी, अब आओ छंद पे, छंद पे पहुंचते हैं और आते हैं सीधा अपने जगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण हैं। सेम इसी तरीके के प्रश्न आते हैं पेपर में, कोई आसमान से टपक के थोड़ी आते हैं। चलो मेरे भाई, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्लास चलने लग रही है, क्या बोले बताओ, क्या बोले, बोलो बोलो फटाफट से। एक सेकंड रुकना। चलो जी, ध्यान से देखना। सो जगड़ में कितने लघु हैं? सो यमाता देखो इस सूत्र को अपने जहन में बिठा लो, यमाता राज भान सलगा। सो जा की बात हो रही है, जा जलेबी, जा जलेबी से 3 उठा लो, जा जलेबी की बात हो रही है, जा जलेबी से 3 उठा लो। सो 3 क्या निकल के आए? जवान। 3 क्या निकल के आए? जवान। जवान को देखो, छोटा आ बड़ा आ छोटा, ISI, ISI एजेंट। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न, किस छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं? जल्दी से बताओ इस छंद के बारे में क्या कहा जा रहा है, इस छंद के बारे में क्या चीज कही जा रही है? इस प्रश्न का आंसर करो मेरे भाई जल्दी से। हाँ, और सभी मेरे प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि मेरे दोस्त प्लीज लाइक शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी रिवीजन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादा बड़ी हम क्लास लेंगे ही नहीं, मुझे पता है किसी मतलब की है ही नहीं, है ना। अगर मैं ज्यादा बड़ी ले लूं तो क्या मतलब। चलो जी, ध्यान से देखो, तो पहले तो वर्ण गिनो, 2 हैं सो 6 हो जाएंगे, 1 है सो 3, 6 3 9 और 2 है सो 11, 11 बोले सो इंद्र वज्रा, लगा दो पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगण, भगड़ तथा यगण के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं। अब हमें कुछ नहीं देखना, हमें इस प्रश्न को आगे पढ़ना ही नहीं है, हमें इस प्रश्न को पढ़ना ही नहीं है आगे। क्यों नहीं पढ़ना है मैं बताता हूं। देखो 6 3 9, 9 6 15, हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब प्रश्न के लास्ट में उसने कह दिया है कि टोटल 15 है, टोटल कितने हैं? 15 हैं, तो इसमें तो 12 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, 15 मालिनी में होते हैं, 15 किसने में होते हैं? मालिनी में। अच्छा, अगर प्रश्न वो होता, क्या बोलते हैं, मंदाक्रांता, सो मंदाक्रांता में कितने होते हैं? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में मेरे भाई कितने माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना। सो आंसर याद रख लेना 17। एक चीज है, ये नंबर तो फिगर याद ही रखना पड़ेगा ना आपको। मालिनी में 15 होते हैं। अगला प्रश्न, मगध में कितने लघु और गुरु वर्ण हैं? मगध है, कितने लघु हैं, कितने गुरु हैं? फिर सीख लो, जिसको नहीं आया समझ फिर सीख लो, कैसे सिखा रहे हैं हम। 3000 बच्चे हो चुके हैं, आज 5000 हो जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है। सो बोले मेरा ही अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करने में लगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा अगर एक को भी इन्फॉर्म करेगा सो पॉसिबल हो जाएगा।
चलो जी, ध्यान से देखना मगन, मैं क्या कह रहा हूं। जब तक हम देखें यमाता राजभान सलगा को, जब भी वार्णिक छंद पूछा जाए यमाता राजभान सलगा को नहीं छोड़ना है। अब देखो भैया, माँ पूछा गया है, माँ, माँ कहाँ है, ए है, माँ से तीन उठा लो। सर तीन ही क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि तीन दोस्तों का ही ग्रुप होता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन दोस्त ना कभी पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस बोले तो ए ऑप्शन, ट्रिपल एस बोले तो ए ऑप्शन। देखो 87% 13% बच्चों को तो एकदम लटका दो, बिल्कुल छत पे से उल्टा पैर पकड़ के, सिर बिल्कुल नीचे लटका करके, है ये कोई आंसर है। अगला, किसी बाणिक छंद के प्रत्येक चरण में, अब यहां पर गिनने पड़ेंगे, तो किस बाणिक छंद के, आपको बताना है वो बाणिक छंद कौन सा है, आप मुझे बताएंगे वो बाणिक छंद कौन सा है। फास्ट कीजिए मेरे भाई, इतना भी फास्ट रिवीजन नहीं करना है कि हम कुछ कर ही ना पाए। आज के सेशन में मैंने ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कही, 25 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक में आप मुझे कम से कम 25 टॉपिक के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 1 से 1.5 घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो बस, 1 या 1.5 घंटा दे दो। इसके बाद फिर आपको बस खत्म हो गया, पूरी हिंदी का टॉपिक वाइज भी रिवीजन हो गया, सारी चीजें। फिर हम लोग अभी जगराता में फिर से एक विशेष टॉपिक को उठाएंगे। अब देखना प्रत्येक चरण में तगण, यानी 3 3 3 6 9, 9 और 2 11। देखो चरण में तगण 3, भगण, भगण, तो यहां पर 3 3 6 और 6 6 12 13 14, 14 किसमें होते हैं, 14 किसमें होते हैं मेरे भाई, किसमें होते हैं 14, बसंत तिलिका में। अरे भाई 14 हो रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो 3 तो तगण में हो गए, भगण, भगण 3, फिर कहा जा रहा है 2 जगण, सो 6, सो 3 3 6 6 6 12 और 2 14, सो 14 यही तो होते हैं। सवैया में तो 22 से 26 होते हैं, मंदा क्रांता में अभी बताया है 17 होते हैं। सो आप ये कैसे कह सकते हो ए और बी सही है, यानी यहां तो केवल सी ऑप्शन है 14 में 79%। सवैया में 22-26 होते हैं मेरे भाई, सवैया कहां से हो रहा है, थोड़ा सा हमें भी बता दो, हमारा भी दिल गदगद हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अब देखो हम लोग इसके कितने प्रश्न कर चुके हैं, अला छंद के, छंद के 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न कर चुके हैं, छंद के सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, अलंकारों पे क्लियर हो जाओ। अब अलंकारों के कितने करते हैं, चलो जी, अलंकारों के कितने प्रश्न करते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बोलो जी मेरे भाई, बोलो मेरे भाई फटाफट से। और कहते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कौन सा अलंकार हो सकता है, अगर मैं बात करूं अलंकार की, तो कौन सा अलंकार हो सकता है। मुदित महीपति, एक माँ ओरिजिनल, दूसरा माँ फोटोकॉपी, तीसरा माँ फोटोकॉपी, सा एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, एक से ज्यादा फोटोकॉपी है अनुप्रास। अगर अनुप्रास में भी पूछा जाए कौन सा, तो क्या लगाओगे, अगर ये कहा जाए कि अनुप्रास में भी कौन सा है तो कौन सा लगाओगे, बताओ जी। अगर अनुप्रास में भी पूछा जाए कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास, क्योंकि एक से ज्यादा फोटोकॉपी हो रही है। केवल एक फोटोकॉपी हो, केवल क्या हो, एक फोटोकॉपी हो सो छेकानुप्रास, एक से ज्यादा फोटोकॉपी हो सो वृत्त्यानुप्रास, याद रख लियो। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, दूसरा प्रश्न अलंकार का, अलंकार का दूसरा प्रश्न, बोलो जी। बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो मेरे भाई। बोलो,
सो चरण कमल, देखो कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो आप ज्यों के त्यों दिख रहे। सर ट्रिक से करो सॉल्व, ट्रिक से ही तो हो रहे हैं, तो क्या ये फोटोकॉपी वाली क्या चीज है? बोले कह रहे ट्रिक से करो, हे प्रभु धन्य है। देखो भैया, चरण कमल बंदऊ हरिराई, चलो ट्रिक से कर लो। क्या यहां पर फोटोकॉपी हो रही है? तो सर नहीं हो रही है। यहां ट्रिक कहती है एक शब्द दो बार आना चाहिए, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैंने कहा उपमा अलंकार की ट्रिक कहती है कि मेरे पिया जैसे कोई पिया नहीं, मतलब तुलना की जाती है। कोई ट्रिक नहीं लगी तो हम क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन। क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन। लो, चाहे ट्रिक से करो चाहे कहीं से करो, आंसर आपका वही निकलेगा जो है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अगला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है सपना सपना समझकर भूल ना जाना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। बोलो जी। सपना सपना समझकर भूल ना जाना। बोलो जी। सपना सपना समझकर भूल ना जाना, तो सपना शब्द एक शब्द दो बार आया है। एक शब्द क्या है? दो बार आया है। और एक शब्द दो बार आए, मीनिंग अलग हो, सो यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे कि नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बोलो जी। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। बोलो जी। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? सो जिन भी वाक्यों में सा सी से आ जाए, अभी बताया है क्या, फिर से रिवीजन कर लो। सा सी से के समान, सरस, सम, जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, सो वो उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? सो इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? सो उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। बोलो क्लियर है? अगला प्रश्न 5वें पे आते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? जल्दी से बताओ फटाफट से। बोलो जी फटाफट से। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना अतिशयोक्ति अलंकार। बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ। फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बोलो जल्दी से। फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? थोड़ा पास्ट चलो जी, चलते हैं। इंसानों का काम प्रकृति करे, मानवीकरण अलंकार। इंसानों का काम कौन करे? प्रकृति करे, मानवीकरण अलंकार। अगला चलते हैं 7वां प्रश्न। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुरवास सरस अनुरागा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बोलो जी।
बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? कोई दिक्कत नहीं। सो देखो, ये है पा पतंग, एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी। फिर वही बात, ये है सा, एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी। सो यहां पर क्या होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 8वें प्रश्न पर। मैंने कहा था अलंकार के ज्यादा प्रश्न है। मेघ आए बड़े बंठन के सज के सवर के, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैं रात में एक क्लास और लेने के मूड में हूं। एक तो शब्द शक्ति कल ही मिल जाएगी जहां तक है, एक क्लास वो लेने के मूड में हूं कि ये तो हमने बहुत पढ़ लिए, फंसेंगे नहीं फंसेंगे अलग मैटर है, कि जितने भी अलंकार के क्वेश्चन हैं, अलंकार के जितने भी क्वेश्चन है तैयार है मेरे पास। अलंकार के जितने भी क्वेश्चन हैं 2022 के, 2023 के, 2024 के, जितने भी क्वेश्चन हैं अलंकार के, जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको एक क्लास में करा दूं कि अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ सो आप क्या कर पाए, आपसे वो प्रश्न सीधे हो जाएं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे सीधे हो जाए, ये मैं सोच रहा हूं। बाकी मेघ आए बंठन के सज के सवर के, मानवीकरण अलंकार, इंसानों का काम प्रकृति करे। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। क्योंकि ये अलंकार के प्रश्न बढ़िया से रिवीजन के तौर पर ठीक है, बट एक बार वो कर लें हम लोग। बट फिर या तो इसी टाइम कर लेंगे या फिर कुछ और देख लेंगे, देखते हैं फिलहाल क्या बेहतर हो पाता है। सो सबको इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो, सबको इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, मैं कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 3 बेर यहां पर है, 3 बेर यहां पर है। जब एक शब्द 2 बार आए और उनका मीनिंग अलग अलग हो सो वो यमक अलंकार ही होता है। वो क्या होता है? यमक अलंकार ही माना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? या तो 10 बजे ही कर लेंगे इसी क्लास में, कल परसों में। कल तो कितनी है? 24 है। देखते हैं, इसको मैं प्लान आज ही कर लूंगा, इसको प्लान आज ही कर लूंगा, ठीक है। बोलो मेरे भाई। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, तो क्या हो जाएगा? सासी से जहां पर पाया जाए तो क्या होता है? उपमा अलंकार माना जाता है। जहां पर सासी से पाया जाए उपमा अलंकार होता है। यहां पर डी रूपक अलंकार नहीं हो जाएगा। फूल जैसी कोमल, देखो तुलना हो रही है। देखो आप एक चीज याद रखो, इनके कीवर्ड याद रखो। जैसे उपमा अलंकार में मेरे भाई तुलना होती है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि उपमा अलंकार में तुलना होती है। सो फूल जैसा सुंदर मुख, चांद जैसा सुंदर मुख। सो जहां पर इस तरीके की बातें हो, सासी से के समान सर से सम, सो वो उपमा अलंकार में ही होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बोलो जी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फटाफट से बोलो जी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बोलो मेरे भाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, इसमें रूपक के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता।
रूपक के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है? धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल। कहते भगवान राम ने जैसे ही धनुष उठाया, भगवान राम ने जैसे ही धनुष उठाया और उस पर बाण चलाया, धरती, समुद्र, आकाश सब कांपने लगे और जीवों के प्राण निकलने लगे। सो ये बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, और जब बातों को बड़ा चढ़ाकर किया जाए सो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं। चलो जी, अलंकार तो हम लोग बहुत कर चुके। अगला प्रश्न पदबंध का प्रश्न आ गया। पदबंध का प्रश्न आ गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, इसमें कौन सा पदबंध है? कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। अब देखो, अंडरलाइन चीजें याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? कि सर अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन किया गया है तो उस पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। सर इसको अंडरलाइन किया गया है। अगर हम देखें हमारे समझ में कुछ भी ना आए तो हम अंडरलाइन तक तो जा पहुंचे ना। सो अंडरलाइन क्या है? ये है। सो अगर हम इसको देखें सो ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये संज्ञा सर्वनाम थोड़ी है। क्या ये शब्द संज्ञा है? क्या ये शब्द सर्वनाम है? क्या ये शब्द क्रिया है? क्या ये शब्द विशेषण है? अव्यय है। सो हम इस हिसाब से क्या लगा देते हैं? क्रिया विशेषण पद। अगर वो हिसाब भी नहीं लगाना आपको, अगर आपका दिल कह रहा है हमें इस हिसाब से नहीं सोचना, हो सकता है किसी का दिल कर रहा हो सो चलना क्रिया है, धीरे धीरे चलना सो क्रिया विशेषण है। सो इस हिसाब से भी लगवा दे रहे हैं हम। अगला प्रश्न आते हैं। मेरी बहन अप्रैल में अयोध्या जाएगी, इसमें कौन सा पदबंध है? सभी मेरे भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो 4000 हो गए हैं। अगर एक बार सबको इन्फॉर्म कर दोगे सो 5000 हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, आज तो हो सकते हैं स्पेशली। मेरी बहन, हमें नहीं पता क्या है, हमने तो यहां देखा कि भैया इसको हमने अंडरलाइन किया। इसकी ट्रिक यही तो कहती है कि तुम अंडरलाइन करो। जो चीज अंडरलाइन की गई है हमने अंडरलाइन करा। अंडरलाइन करने के बाद आपने देखा लास्ट में क्या है? बहन। सो बहन तो मेरी अच्छी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी लंबी बहन, जो भी है। सो बी ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पद। तहत सर्वनाम है। सर्वनाम वालों तुम्हें शर्म ना आई? चलो जी, अगला प्रश्न देखते हैं। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, इनमें कौन सा पदबंध है? अरे मेरे भाई थोड़ा सा तो सब्र कर लो। है हाँ जी, देगा अंडरलाइन, देगा मेरे भाई, देगा, परेशान ना हो। सीता की छोटी बहन रीता, देखो फिर वही चीज आती है ट्रिक क्या है? पदबंध की एक ही ट्रिक है, अंडरलाइन। क्या है ट्रिक? अंडरलाइन। तो हमने देखा कि हमने इसको क्या किया? अंडरलाइन किया। अंडरलाइन कहां पे खत्म हुआ? यहां पर। यहां पर क्या लिखा है? रीता। और रीता क्या है मेरे भाई? रीता क्या है? एक नाउन है। रीता क्या है मेरे भाई? एक नाउन है। और जो नाउन होता है सो हम क्या कर सकते हैं? संज्ञा पदबंध कह सकते हैं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आ जाएगा। क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा मेरे भाई? तुम्हें ना क्या बोलूंगा, क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा? हैं? क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा? तुम्हारी शिकायत करेंगे अब हम। अगला प्रश्न, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, इसमें कौन सा पदबंध है? देखो थोड़ा सा, जब तक आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक क्लियर है सो ये आप थोड़ा सा तो समझो, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि तुम एकदम तुर्रम खान बन जाओ, ऐसा मैं कहता हूं क्या? नहीं ना, मगर तुम समझते ही नहीं हो तो फिर कष्ट होता है मेरे भाई। जल्दी से अब एक बार, कुत्ता, अब देखो उसका कुत्ता अत्यंत आपने कहा कि सर ये चीज अंडरलाइन की गई है, ठीक है। आपने कहा कि जो चीज अंडरलाइन होती है उसको देखा करते हैं। सो हमने कहा ये चीज अंडरलाइन है और इसके लास्ट में लिखा है आज्ञाकारी, बस इसके लास्ट में क्या है? आज्ञाकारी। आपने कहा आज्ञा, आपने कहा यहां लिखा है आज्ञाकारी, मैंने कहा आज्ञाकारी को आपने उठा लिया, आज्ञाकारी उठा लिया, हमें नहीं पता ये क्या है, हमने आज्ञाकारी के बाद लिख दिया आज्ञाकारी लड़की। ओहो,
सर जी लड़की आज्ञाकारी है, हाँ लड़कों से ज्यादा आज्ञाकारी होती हैं लड़कियां। सो इसने किसका काम किया, इसने विशेषण का काम किया। किसका काम किया, विशेषण का काम किया। ऐसे उठा के आप अलग रख लिया करो जब समझ में ना आए। समझ में ना आए तो उस पोर्शन को, जो पर्टिकुलर अंडरलाइन पोर्शन है, उसको उठा के आप अलग रख लो, है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक इकाई बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। लो, अब प्रश्न तुम्हें घुमाएगा, अब प्रश्न तुम्हें झकझोर देगा, अब प्रश्न तुम्हें झकझोर देगा। चलो जी, वाक्य में दो या दो से अधिक पद मिलकर, अब देखना क्या कहा जा रहा है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद मिलकर, पद आपस में मिलते हैं, पद आपस में बंध जाते हैं, सो वो चीज क्या होती है, पदबंध। अरे भैया, अरे भैया, ये तो पदबंध के भेद हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। और एक चीज याद रखना मेरे भाई कि क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। इस चीज को भी दिमाग में रख लेना। कई बार ऐसा हो जाएगा कि क्रिया विशेषण पदबंध आपके ऑप्शन में नहीं होगा, सो आप घबरा जाओगे, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब मिलेगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आ जाओ काव्य गुण वाले प्रश्न। काव्य गुण क्या है। आधे लोग यहां पर अपने हथियार डाल देंगे, देखना, आधे लोग यहां पर अपने हथियार डाल देंगे, गारंटी दी है, देखना, आधे लोग यहां पर हार मान लेंगे। काव्य गुण क्या है, आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व काव्य गुण है। काव्य में रस, अलंकार और छंद का समावेश। चलो जी, काव्य का स्वरूप क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। अच्छा, मैं तो आपसे यहां पर ए लगा दिया, मैंने तो यहां पर ए लगा दिया। अब मैं आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछता हूं, मैंने आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछा, देखना, काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। काव्य के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न भी आपके पेपर में आया हुआ है। थैंक यू सो मच, 4000 बच्चे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो आप समझ जाओ कि एक एक शेयर भी नहीं करना। 3 होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं, 3 तो होते हैं, ये तो मैं जानता हूं। 4 होते हैं, अंजलि मारूंगा पकड़ के। 3 होते हैं, सब कहां से, कौन कौन से होते हैं। देखो, काव्य के अंग और काव्य के गुण, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप इनको क्या करते हो, मिक्स करते हो। आप इसको क्या करते हो, मिक्स। काव्य के अंग और काव्य के गुण, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ये भी 3 होते हैं, ये भी 3 होते हैं, बट अंग में आता है रस, छंद, अलंकार। सो ये जो चीजें हैं, ये काव्य के अंग हैं। ये जो 3 चीजें हैं, ये काव्य के अंग हैं। अब समझो ध्यान से, ये क्या है, काव्य के अंग हैं। सो हमसे पूछा गया है काव्य गुण, और ये क्या होते हैं, काव्य के अंग, यानी बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन तो कोई भी चाहे तब भी नहीं होगा। अब ऑप्शन से, और जबकि 38% आंसर क्या दे रहे हैं, बी। और जो काव्य के गुण होते हैं वो 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। वो एक अलग चीज है, इसको याद रखो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है। ओज गुण का व्यंजक नहीं है, कुल मिला के ओज गुण का जो लक्षण है वो नहीं है। कौन सा है जो ओज गुण का लक्षण नहीं माना जा रहा है। हाँ, मैंने सब जगह डलवा दी थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डलवा दी थी, टेलीग्राम पे शेयर करवा दिया था, हर जगह शेयर करवा दिया था। एक क्लास पूरे हिंदी के 25 टॉपिक के रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक और कम टाइम में। अभी तक देखो, मैं संडे को क्लास नहीं ले रहा था, सबको पता है, ले रहा था नहीं ले रहा था, इस बार ली है ना। बस ओज गुण, ओज गुण वीरता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वीरता को दर्शाता है। अगर मैं कहूं वीरता, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग ओज गुण में होता है, 100% होता है सर। समास का बाहुल्य टा वर्ग, अभी बताया था, जो टा वर्ग होता है वो कठोर वर्ण होते हैं। वीरता, विभत्स घृणित रस नहीं होगा। वीरता में घृणा चलेगी ना तो तुम्हारा कोई सिरवेर काट के मुंडी बाजार में बेच देगा, तुम्हारी आंखों के साथ गोटियां खेलेगा। चलो जी, अगला प्रश्न। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, बोलो जी। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है।
बोलो जी, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, कम ऑन, फटाफट से। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि जी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 38। बस अरे मेरे पागल मूर्ख, एकदम मूर्ख ही रहोगे। ये जो 8 है ना, ये स्थाई भाव है। तुम्हें कितनी बार समझाएं हम, ये स्थाई भाव है। तुम्हें स्थाई भाव, काव्य गुण, काव्य अंगों में कोई अंतर समझ नहीं आता। ये स्थाई भाव जब रसों की बात होती है मेरे मूर्ख चंद, तब होता है वो। यहां काव्य गुणों की बात हो रही है मेरे लाल। काव्य गुण, काव्य गुण कैसे बोलूं? लाउड स्पीकर लगवा दूं? काव्य गुण, कौन सा गुण? काव्य गुण। अलग ही लेवल की आंसर। तुम प्रो हो। 38% बच्चों में सानवी, प्रीति, शालिनी, मोदी, ए कुमार, दिव्या, सरस्वती। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी है? सभी दोस्त लाइक कर दिए थे सेशन को, सो थैंक यू सो मच। लाइक तो कर ही दिया करो, शेयर तो तुम नहीं करोगे। 4000 पे ही अब तुम चलाते रहोगे, मुझे पता है ना। 4000 पे ही चलाते रहोगे, मुझे पता है। सर भूल गए, सर अग्नि पुराण में 18 मानी जाती है। उन 18 को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 6 याद आया? कुछ याद आया? नहीं आया होगा तो याद कर लो आगे। ओज गुण के लिए कौन सी रीति काम करती है? ओज गुण के लिए कौन सी रीति काम करती है? कौन सी रीति काम करती है? बोलो जी। ओज गुण के लिए कौन सी रीति काम करती है? जल्दी से बताओ। आप लोगों का एग्जाम होने के बाद परिचारी वाले बच्चों पे ध्यान देना है। ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है यूट्यूब पर ही। हाँ, ओज गुण के लिए कौन सी रीति काम करती है? सो रीतियां भी 3 तरीके की होती हैं। सो इनको मैं लिख देता हूं। ओज गुण दर्शाता है वीरता को, सो ये है वीरता। ओज गुण के लिए गौड़ी रीति काम करती है। ओज गुण के लिए कौन सी रीति काम करती है? गौड़ी रीति काम करती है। प्रसाद गुण के लिए पांचाली, प्रसाद, प्रासाद, प्रसाद गुण के लिए, प्रसाद गुण के लिए कौन सी रीति? पांचाली रीति। वैदर्भी रीति किसके लिए काम करती है? माधुर्य गुण के लिए वैदर्भी रीति काम करती है, माधुर्य गुण के लिए। सो इन सभी को ऐड करके लिख लेना, बट ओज गुण के लिए स्पेशली गौड़ी रीति काम करती है। अगला प्रश्न, किस काव्य में काल आ गया? काल में टोटली ट्रिक लगेगा। काल हुआ, अलंकार हुआ, इनमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगता है, पहले बता दे रहे हैं। किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल बताना है भैया। बढ़िया प्रश्न है। भविष्य काल जो फ्यूचर की बात करे, जो तुम्हारे घर बसाने की बात करे। बोलो जी, किस वाक्य में भविष्य काल की बात हो रही है? सो अगर हम देखें भविष्य काल की बात हो रही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखो पहली बात तो भविष्य काल के लास्ट में गागी गे होता है, ये तो आपको याद ही होगा। गागी गे होता है, क्या होता है? गागी गे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह है गागी गे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% सही है। बाकी कोई कुछ भी कहे, ये ऑप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी 10% बच्चे ये मेढक के जैसे फुंदकेंगे। ये देखो 90% सही दे रहे हैं, ये 9-10% बच्चे ना भाई अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? समय चूक पुनि का पछताने, फिर का बरसा जब कृषि सुखाने, है कि नहीं है? सो वही है, फिर क्या मतलब? श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त काल बताइएगा। श्याम कल तुम्हारी शादी में आया था, या श्याम कल तुम्हारे जन्मदिन में आया था। सो मैं कहूंगा यार भाई उसने गाना गाया होगा। नहीं नहीं सर, वो शर्मा रहा था, उसने गाना नहीं गाया। वो क्या कर रहा था? शर्मा रहा था। सो ये डाउट है, गाना गाया होगा। अब ये तुम डाउट में हो सकता है ना गाया हो। तुम पूछ रहे हो क्यों सर? आप कल तो बाजार गए होगे ना। तो मैंने कहा क्यों, कल कौन सा स्पेसिफिक दिन था? बोले शनिवार थी, सो रविवार को क्लास नहीं थी। सो ये आप डाउट में हो, और डाउट में हो सो एक ही ऑप्शन डाउट वाला है, ए है सी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन डाउट वाला है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या माना जाता है? अपूर्ण भूतकाल, बोलो मेरे भाई, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से। हाँ, 4100 बच्चे, 900 बच्चे, और अगर एक बच्चा एक को भी इन्फॉर्म करेगा ना, सो 8000 होंगे। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा।
आधे आधे को तो कर दो, और आधे आधे को कर दो, 1/1 कर दो। चलो, अपूर्ण मतलब क्या होता है? जो काम अभी चल रहा है, कोई काम अभी रहा है। और भूतकाल है सो था, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ए है बी ऑप्शन। रहा था, रही थी, रहे थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रहा था, ओ भाई साहब सी वालो, तुमने तो कतई दिल छल्ली छल्ली कर दिया। अपूर्ण का मतलब है जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, रनिंग है, चल रहा है। सो रहा और भूतकाल था, और यही अपूर्ण वर्तमान काल होता, सो रहा है। अच्छा, अपूर्ण भूतकाल ये होता है, अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल का एक अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम भी होता है। अपूर्ण भूतकाल ला दे करके वो आपको यहां पर दे सकता था तात्कालिक भूतकाल। क्या दे सकता था मेरे भाई? वो यहां पर तात्कालिक भूतकाल दे सकता था, तात्कालिक भूतकाल दे सकता था मेरे भाई, शर्म कर लो। और उसको तात्कालिक वर्तमान भी कह सकता था। क्या कह सकता था? तात्कालिक वर्तमान भी कह सकता था। अगला प्रश्न, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के कितने भेद माने जाते हैं? बोलो जी। सर पारिभाषिक शब्द का पीडीएफ नहीं दिया, सच में मेरे भाई याद नहीं रह जाता। कल मैंने कहा ना आपको यहां पर मिल जाएगी, याद पता याद दिला दो। किसी ने याद दिलाया, सबने याद दिलाया कि सर ग्रंथ रचनाओं का पीडीएफ नहीं मिला, उन सबको ग्रंथ रचनाओं का मिल गया होगा, है ना। अब आपने किसी ने भी पारिभाषिक शब्द का याद दिलाया मेरे भाई? नहीं दिलाया होगा। मुझे भाई मुझे कहते हैं सर पे बांध के थोड़ी ले जाना है पारिभाषिक शब्द। कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरा बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यह एक ऐसा धन है, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है कि जिसको तुम जितना ज्यादा खर्च करोगे इसको उतना ज्यादा तुम्हारे पास बढ़ेगा, और जितना तुम लिमिटेशन में रखोगे उतना ज्यादा यह घटेगा। कल एक इंस्टाग्राम पे शायद एक लड़की ने या लड़के ने एक फोटो भेजी, हिंदी का जगराता चलाया था ना एक दिन सुबह, कोई और चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिंक मांगी फिर देखी। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सर भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इनके नाम भी याद रख लेना। सो फिलहाल डी आंसर सही है, फिलहाल डी आंसर सही है। क्लियर है जी, है ना। जगराता के नाम से कोई दिक्कत नहीं। सब देखो मैं कह रहा हूं ना, इसमें काल पहचानना है, फिर से काल वाला वाक्य। 4 में से आपको काल पहचानना है, कौन सा है? काल पहचानना है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हम लोग करेंगे मेहनत, पहले भी कर रहे थे अभी भी करेंगे, और परेशान नहीं हो तुम, नौकरी लगने के बाद याद जरूर करोगे, ये मैं कह सकता हूं। चलो जी, अच्छा चलते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती। अब देखो आप ऑप्शन मत पढ़ा करो, 50 बार आपको समझाया, आप प्रश्न पढ़ते हो तुरंत ऑप्शन पे कूद जाते हो। सो ऑप्शन मत पढ़ो आप। यदि मैं स्टेशन जल्दी पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती, मतलब 2 वाक्य है। जब जहां पर 2 वाक्य हों और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करे, सो इतना सा आप दिमाग में बैठा लो कि वो हेतु हेतु होता है। आप पहले तो ये छोटी छोटी चीजें क्लियर करना सीखो। आप क्या करते हो, प्रश्न पढ़ा हुआ तुरंत ऑप्शन पे कूदते हो। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर करे तो वो हेतु हेतु होता है। हमने देखा हेतु हेतु केवल एक ही ऑप्शन में है, बस लगा दो। हेतु हेतु होता ही हमारा 2 है, या तो हेतु हेतु भूत होता है या हेतु हेतु भविष्य होता है, या तो भूत होता है या भविष्य होता है, बस। तो हम देखेंगे। अब देखना, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती, मतलब छूट गई। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचूंगा तो गाड़ी नहीं छूटेगी, ये भविष्य में चला जाएगा। सो ये चीज आप याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। भूतकाल के डैश भेद होते हैं, अभी अभी बताया है। कौन कह रहा है सर? 4 के हो गए। 4 के तो कब से हो गए हैं, 5 के लिए लड़ाई चल रही है। 5 के लिए लड़ाई चल रही है कि 700-800 बच्चे चाहिए, 700-800 बच्चे। एक के हिस्से में आप सोच लो कितना आएगा।
चलो जी, फिलहाल तो स्पीड में हम लोग अपना रिवीजन करते हैं जिस उद्देश्य से आज इकट्ठे हुए हैं। पीडीएफ यहां डाल दी थी मैंने। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अच्छा, आसन्न भूतकाल जो है ना, वो पूर्ण वर्तमान काल की भांति कार्य करता है। पूर्ण वर्तमान काल की भांति क्या करता है? कार्य करता है। चलो जी, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ी सी टफ लगेगा, चैलेंज है आपको इस प्रश्न में। लो जी, इस प्रश्न में आपको चैलेंज है, थोड़ी सी आपको लगेगी इसमें चीजें अनहोनी सी, थोड़ी सी चीजें अनहोनी सी लगेंगी आपको इसमें, मैं कह सकता हूं। चलो बताओ फटाफट से, फटाफट से। हाँ बताऊंगा मैं। देखो, मतलब ये मैं कह रहा हूं ना, 4000 के पास बने रहेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? संबंध कारक होना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर करो मेरे भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है। बाकी आपको जो सही लगे वो आप दे दो, कोई बात नहीं। उत्तम पुरुष, अब सबसे पहली चीज आपको नहीं पता, संबंध क्या होता है? संबंध होता है, देखो हम पहले तो इससे पहचानेंगे, का की के रारी रे, का की के रारी रे सब में है, हमने नहीं पहचान पाया। सर मैंने कहा उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता, जो बोलने का काम करता है। तुम्हारा बोलने का काम नहीं कर रहा है, उसका बोलने का काम नहीं कर रहा है। मेरा घर, हमें चाहिए बहुवचन, मेरा जो है एक वचन है। मैंने कहा यह मेरा पेन है, एक वचन है, सो डी ऑप्शन हमारा। यह हमारी क्लास है, सो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस हिसाब से हम डी ऑप्शन लगा देंगे। 82% बच्चे, 82% बच्चे सही दे रहे हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह में बंद, उद्धरण चिन्ह में बंद कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है जो उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया है? इसमें कौन सा कारक माना जा रहा है? बोलो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह में जो चीजें बंद हैं वो कौन सा कारक है? हमें नहीं पता। उद्धरण चिन्ह में ये चीज बंद है, ये चीज बंद है, ये चीज बंद है, सो ये को है। को क्या होता है? करता तो होता नहीं, करता तो होता नहीं, संप्रदान होता है देने के लिए। मैंने तुम्हें फूल गिफ्ट किए, मैंने तुम्हें चॉकलेट, सो वो देने के सेंस में, सो एक ही हो जाएगा कर्म कारक, एक ही हो जाएगा मेरे भाई कर्म कारक। अगला प्रश्न चलते हैं। बच्चा सांप को देखकर डर गया, इसमें कौन सा कारक है? बच्चा सांप को देख के डर गया, एक प्रश्न और लिख लेना। कारक चिन्हों को परसर्ग नाम दिया जाता है। किसने दिया था? सो ये तो आपको रट गया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक चिन्हों को क्या नाम दिया था मेरे भाई? कारक चिन्हों को परसर्ग नाम दिया था। बच्चा सांप को देख के डर गया, मैं मारूंगा। और ये ऑप्शन वालों, अब तो तुम्हें मैं धुन देना चाहता हूं, अब मैं तुम्हें धुन देना चाहता हूं। एक ट्रिक कहती है, ट्रिक क्या कहती है छोड़ो, एक अपवाद लिखाया होगा जब मैंने कारक पढ़ाए होंगे। अपवाद में क्या लिखाया था? जहां पर डरना हो, डर हो, जहां पर सीखना हो, सीखना, डरना, सीखना, घृणा, घृणा, तुलना, तुलना और रक्षा, जहां पर ये 5 शब्द हों वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। याद करो वो दिन जब हम और तुम थ्योरी करा करते थे, याद करो वो समय, याद करो वो लम्हे, है ना, जब हम और तुम एक दूसरे के साथ नोट्स बनाया करते थे। सो यहां पर 7% बच्चे, पानीपुरी वाला देख लो टॉप पे है भाई। चलो जी, गोल्डी, अमीषा, सपना, पूजा, रागनी, मुनतुन, डॉक्टर जी सही दे रहे हैं। हो गया, मोए मोए बोलो, हो गया, आज बिल्कुल सब खराब हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, निम्न में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते? कौन से कारक चिन्ह हैं जो तत्पुरुष समास में नहीं रखे जाते हैं? चलो मेरे भाई, एक बार तो सब लोग दम लगा दो, है ना, एक बार, वन टाइम, एक टाइम, एक समय, सभी लोग एक बार सबको इन्फॉर्म शेयर कर दो, या स्टेटस जो भी आप कर सकते हो वो कर लीजिएगा। चलो मेरे भाई, कौन से जो चिन्ह हैं वो तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं मेरे भाई? कौन से चिन्ह हैं जो तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? कौन से चिन्ह हैं जो तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? बोलो फटाफट से। कौन से चिन्ह हैं जो तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? सो तत्पुरुष समास में
6 कारक चिन्ह आते हैं, 6 के बनाए जाते हैं। सो कर्ता और संबोधन, इनका कारक चिन्ह नहीं बनता, इनका समास नहीं बनाया जाता है, इनका समास। अरे मेरे भाई अब बताओ, सही बताइयो तुम, दिल से, ज्यादा बड़ी बात नहीं, दिल से बताना। भगवान कसम लगे तुम्हें, माता सरस्वती की कसम है, झूठ बोलो। ये प्रश्न गलत करने वाला था, अपने अंतरात्मा से पूछना, मतलब अपने दिल से पूछना, मेरी सब छोड़ो, कि ये प्रश्न गलत करने वालों में से था, बस इतना सा आप मतलब अपने आप से पूछो। तत्पुरुष जो समास है उसमें 6 कारक होते हैं जिनके समास बनाए जाते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक का कोई समास नहीं बनाया जाता। ये बार तो कितनी बात बताई होगी, ये बात कितनी बार बताई। ये प्रश्न गलत करने वालों में से था ही नहीं, भगवान कसम नहीं था यार। तो 2 कारक हैं, ये भी, इसका भी नहीं बनाया जाता। उसने कहा कौन नहीं आते हैं, तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। देखो फिर से गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रश्न को फिर से पढ़ो, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि आंसर सबके बराबर बराबर संख्या में आए हैं। निम्न में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं? तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। सो कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। खैर कर्ता भी नहीं आता, बट यहां करण आता है। सर यहां अपादान आता है, ये दोनों आते हैं। कर्ता अधिकरण आता है, सर ये नहीं आता। बट हम तो बी ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों चिन्ह ऐसे हैं, दोनों के दोनों चिन्ह इस तरीके के हैं। अगला प्रश्न, शाब्दी व्यंजना किस भेद के अंतर्गत आती है? शाब्दी व्यंजना, शब्द शक्ति के प्रश्न आ गए। शाब्दी व्यंजना किस भेद के अंतर्गत आती है? बोलो जी, फटाफट से बोलो, शाब्दी व्यंजना किसके अंतर्गत आती है? जल्दी से, शाब्दी व्यंजना किसके अंतर्गत आती है? तो शाब्दी व्यंजना, अरे इसके नाम में ही क्लियर है, व्यंजना शाब्दी और आर्थी 2 तरीके की होती है, शाब्दी और आर्थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आते हैं, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल आया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ है, तो यह अर्थ किस सेंस में प्रयुक्त होता है? तो ये जो अर्थ है ये किस सेंस में प्रयुक्त होता है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये जो अर्थ है ये किस सेंस में प्रयुक्त होता है? मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी है ना, वो कह रहा है मेरे स्टोरी पे क्लास लेने की बजाय वो कह रहा है मेरा वो भूल गए हैं हम अपना एप्लीकेशन नंबर। सबको मैसेज आए हैं, एप्लीकेशन नंबर सबको मैसेज आया है, पर्सनल भेजा है आयोग ने। सो किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल आया है, मतलब ये व्यंजक होता है, इसका जो अर्थ होता है व्यंजक होता है, वो शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है, व्यंगार्थ भी हम कह सकते हैं। मेरे भाई इसके अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ होते हैं। सूरज निकल आया, बिछावन छोड़ो, मतलब किसान के लिए अलग अर्थ होगा, बहू के लिए अलग अर्थ होगा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए अलग अर्थ होगा। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ होते हैं। अगला, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कही जाती है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली जो शक्ति है उसे किस नाम से जाना जाता है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति किस नाम से जानी जाती है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ जो दे उसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ मेरे भाई एकदम और लगाओ, शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ देती हो उसे क्या कहते हैं? प्रसिद्ध बोले तो फेमस, फेमस, और फेमस कोई एक ही चीज होती है, सारी चीजें थोड़ी होती हैं। सो अविधा, अविधा, अविधा फेमस अर्थ देती है। अविधा, देखो फिर गलत दे रहे हो। अच्छा तुम लोग अपने दिल से बताओ, इसने फेमस अर्थ दिया, इसके तो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, व्यंजना में तो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं मेरे भाई, इसमें तो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। अगर हम बात करें फेमस अर्थ देने का काम, तो वो तो अविधा का हो जाएगा, क्योंकि अविधा में एक ही अर्थ निकलता है? व्यंजना में तो तुम जो अर्थ निकालना चाहो वो अर्थ निकल जाएगा, जो तुम्हारा दिल कहे वो लगा लो, मगर इसका अर्थ फिक्स होता है, और यही कहा गया है कि फिक्स अर्थ किस में होता है? सो वो अविधा में होता है। नेक्स्ट चलो जी, आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पुराननि लादे। चलो जी, जो बन जा रे ठांडे पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है?
बोलो जी, इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? अरे मेरे भाई बताओ जी, बताओ। आवाज ठीक नहीं है, कैसी बातें करते हो, आवाज ठीक नहीं है। 9 AM बेल मैसेज आ रहा है सर, एक जगराता और ले लो रात 9 बजे। भगवान कसम खा रहा हूं, इतना समय लग जा रहा है मुझे कि क्या बताएं। आए जोग सिखावन पाड़े, अरे भाई अलग अलग अर्थ होंगे इनके, सो हम तो व्यंजना ही लगाएंगे, हम व्यंजना ही लगाएंगे। अभी एक शब्द शक्ति की क्लास प्लान करनी है, पहले कल, आज ही प्लान होगी वो, जिसमें शब्दों के अर्थ, उच्चारण, व्युत्पत्ति, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि की जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? चलो जी, उसे क्या कहा जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? सब देखो आप लोग, सबसे पहले तो ये देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक फोटो जो मैंने कल एक इवेंट लिया था, मैं उसको फिर से आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। बहुत सारे दोस्त कहां गया, एक जो मैंने कल इवेंट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है। पहला फेज का जो एग्जाम है, फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है, 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त से, ध्यान से देखना, 26 अगस्त से जो पेपर है आपका 13 सितंबर तक है, 13 सितंबर तक है, 13 सितंबर तक, ठीक है। इसमें से 31 एवं 5, 31 अगस्त और 5 सितंबर, ये 2 दिन मैं लिख देता हूं, फिर 2 दिन, ये 2 दिन कोई पेपर नहीं है, 2 दिन पेपर नहीं है, किसी का भी नहीं है। अब आप लोगों ने क्या सीख लिया, आप लोगों ने क्या समझ लिया कि सर ने कहा है कि 31 से लेकर 5 तारीख तक कोई पेपर नहीं है, समझो ध्यान से। सो केवल 2 दिन पेपर नहीं है। और अब मुझे मैसेज आने लग रहे हैं बराबर कि सर मेरा तो 1 तारीख को है, अब क्या होगा? मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, 31 से लेकर 5 तारीख को पेपर, 31 और 5 2 दिन, 31 से 5 नहीं का, फिर सेकंड फेज जो शुरू होगा 14 सितंबर से शुरू होगा, सेकंड फेज जो शुरू होगा 14 सितंबर से शुरू होगा, और ये चलने वाला है मेरे भाई 27 सितंबर तक। ये है आपका 27 सितंबर तक चलने वाला है, इसमें सारे दिन पेपर हैं। ये आपकी कहानी है। सो आप ये मत सोचो कि आपका एक को पेपर नहीं होगा, अरे मेरे भाई होगा। आप ध्यान से देखो, 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर प्रश्न का आंसर क्या है? शब्दों के हमें अर्थ जानने हैं, उनका उच्चारण, व्युत्पत्ति वो कैसे निकले हैं, उनकी परिभाषा, उनका प्रयोग पदार्थ, वो शब्दकोश होता है। सो डिक्शनरी से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। हमें ये सारी जानकारी कहां से मिलती है? डिक्शनरी से। 31% विनिया और एकांशी, सुमित, प्रवेश, पिंकी, अर्पण, शब्दकोश से हमें किसी शब्द के अर्थ को जानना है, उसकी व्युत्पत्ति जाननी है, वो शब्द कैसे बना है, कब बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, वो फिर शब्दकोश होता है। अगला, दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? बोलो मेरे भाई, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? अब समझ गए? बोलो जी मेरे भाई। चलो जी आगे देखते हैं, जल्दी से बताओ। सो देखो, अविधा शब्द शक्ति नहीं, व्यंजना ही लगाओ मेरे भाई, व्यंजना शब्द शक्ति। कुछ देखो, आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि जब एग्जाम्पल आए, जब क्या आए मेरे भाई? एग्जाम्पल आए। जब क्या आए? एग्जाम्पल आए, और एक भी आंसर ना बने, एग्जाम्पल है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें क्या ना करें, सो वो होता है हमारा व्यंजना शब्द शक्ति लगा देना। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इन पंक्ति में कौन सा जो है शब्द शक्ति? अच्छा एक चीज और आपसे डिस्कस करने, कल एक शॉर्ट्स देखा होगा आपने सबने, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, पवन सर हिंदी के नाम से डाल रखा था, बिहार एग्जाम वाला पे भी मैंने डलवाया था मेंशन करके। सो एक चीज आपको देखनी है कि वहां पर मैंने लिखा है आईडी प्रूफ, लिखा है कि आईडी कार्ड ले जाना है। सो अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है, सर मेरा तो आईडी कार्ड बना ही नहीं है। सो मेरे भाई आईडी कार्ड का मतलब ही होता है आपके पास आधार कार्ड हो,
आईडी कार्ड, कार्ड मतलब आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, आपके पास वोटर कार्ड हो, आपके पास या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्या हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट हो, क्या हो, पासपोर्ट हो, या फिर आपके पास उसी नाम से जो उसमें है बैंक पासबुक हो जिसपे फोटो लगी हो और अटेस्ट हो, बैंक पासबुक हो। ये भी नहीं है तो आपके पास या तो राशन कार्ड हो, मगर ऐसा ना हो कि राशन कार्ड में कुछ और नाम लिखा है और उसमें कुछ और लिखा है नाम, तो इनमें से कुछ भी एक ले जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डाउट था। सो ये व्यंजना हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगी, व्यंजना हो जाएगी। अगला प्रश्न चलते हैं, अविधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को कौन सी शब्द शक्ति से व्यक्त करते हैं। जहां पर अविधा और जो लक्षणा है, जो दोनों शब्द शक्तियां फेल हो जाती हैं, कल मैंने डाली थी, सो बहुत सारे मेरे पास मैसेज आने लग रहे हैं और सेम चीज को लेकर के आते हैं। सो ये क्लास में मैंने उचित समझा कि इसे क्लास में डिस्कस कर देंगे, सो सप्ताह के बाद पहुंच जाएगी। हाँ, और उसमें लिखा है कि जूते मोजे पहन के ना जाएं कृपया, सो ना जाएं, अभी पेपर है नहीं। हम तो कहते हैं चप्पलों में चले जाओ ना, वहां पंगा करने से क्या बात है। और हाँ प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो एडमिट कार्ड तुम ले जाओगे फोटो लग के वो वही जमा हो जाएगा। एक एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी आप अपने घर पर रख लेना सुरक्षित, उसकी फोटो कॉपी करा के, क्योंकि मेरे भाई जब आप रिजल्ट वगैरह देखते हैं फिर कहते हैं वो खो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। सो यहां पर व्यंजना हो जाएगी। जब दोनों फेल हो जाएं सो व्यंजना होती है मेरे भाई। चलो जी अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो मैंने दोनों पॉइंट बनाए हैं, आप मुझे जहां भी देखते हो वहां डाल रखा है। इस साइड लिखा है क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। पेन पेंसिल लेके जाना है, वहां नहीं मिलेगी, उसमें लिखा है ऐसा। सो मैंने बता दिया। चलो, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। सो जिन शब्दों के लास्ट में आपा, आस, आहट, ता, ई, पन, त्वा ऐसे शब्द हो वो भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला, उसके सपनों का सौदागर आया है। सपनों शब्द में कौन सी संज्ञा है। उसके सपनों का सौदागर आया है, इसमें सपनों शब्द में कौन सी संज्ञा है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करके रख लें। और उसमें कहा गया है कि फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने फोटो लगाई थी वही चिपकानी है। सो मेरे भाई देख लो, अगर वो फोटो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, वेल एंड गुड है, नहीं मिले तो फिर दूसरी लगा सकते हैं। फिर क्या करें, जब वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। सर सपनों, जब भी आपको बताया था कि जाति उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा को, परिचारी वालों को पढ़ाया, इनको बहुवचन में बदला जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। बोलो भूल गए, बोलो भूल गए कि नहीं भूले। द्रव्यवाचक संज्ञा को या फिर उसको भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बदलते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। कैसे भूल सकते हो आप, कैसे भूल सकते हो ये 8%। अभी मैंने परिचारी वाले बच्चों को सेम 10 बजे की क्लास में पढ़ाया था, याद कर लो, और तुम लोग भी उस क्लास में आए होगे। नहीं भूले किरण तो वेरी नाइस। लकी, आयुष, आर्टिस्ट, मोदी, गोल्डी, साली, लीजा, अंजलि, देखें यहां किरण है क्या। नहीं भूले तो तुम्हारा नाम होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब आप भूल गए या फिर टाइम होने के बाद आपने आंसर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा से क्या तात्पर्य है। संज्ञा से क्या तात्पर्य माना जाता है, भूल गए। अब ऐसी चीजें भूलोगे तो कैसे काम चलने वाला, बड़ा कष्टकारी होगा। जीन्स पहन के जा सकते हो, क्या बिना कपड़ों के चले जाओगे। बोले जीन्स पहन के, ये भैया अलग ही है अंडरवियर पहन के चले जाओ। बोले कपड़ों का ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया चप्पल, जीन्स पहन के जा सकते हो। और हाँ, लड़कियों के लिए स्पेशली बोला है मेहंदी और नेल पेंट वगैरह। मेहंदी इसलिए नहीं लगाना, हो सकता है आपका बायोमेट्रिक में फिंगर काम ना करे, सो इसीलिए उसमें कहा गया है कि ना करे तो ज्यादा बेहतर है। संज्ञा क्या है, संज्ञा सम प्लस ज्ञा, संज्ञा नाम है। देखो संज्ञा टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जिसको हम 5 दिन भी पढ़ेंगे, खत्म नहीं होगा, सही बता रहा हूं। सो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इतना पढ़ लो कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। इतना सबको पढ़ना चाहिए। कहते नहीं है नमक स्वादानुसार, नमक स्वाद के अनुसार सही होता है ना। कम हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा हो सो खाना ही नहीं खाया जाता। सो ये चीज आप समझो,
स्वाद अनुसार, जितनी जरूरत है उतनी। अगला प्रश्न ध्यान से, संज्ञा का मुख्य भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं सर। समूहवाचक। सर क्यों है समूहवाचक? मैं बताता हूं क्यों है समूहवाचक। क्योंकि जो जातिवाचक है ना, ये 2 प्रकार से बंटती है। संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक में एक हमारा द्रव्य आ जाता है और एक समूह आ जाता है। तो ये मुख्य भेद में बेसिकली नहीं जाता। अगर सीधा पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हमें लगाना 5 ही है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बोलो जी, स्पीड बना लो अब। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। थोड़ी सी स्पीड बना लो अब, मैं फिर कह रहा हूं स्पीड। बोलो जी। चलो अब पानी पी लिया मैंने, अब फिर दहाड़ते हैं। जो कोई काम, जब कोई काम अपने आप किया जाता है तो निजवाचक होता है। कोई काम अपने आप किया जाए तो निजवाचक होता है। अगला, वह बहुत अच्छा लड़का है, कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। अब एक बार आप भी पानी वानी पी के जल्दी से शेयर मार दो, बस थोड़ी क्लास और होगी। इसमें हमें कम से कम अभी 50 प्रश्न निपटाने हैं। लड़का नाउन होता है, अच्छा विशेषण, फिर विशेषण वह। वह क्या हो सकता है? निश्चय। अनिश्चय में कोई कुछ संबंध में जो सो निज होगा नहीं, निश्चयवाचक लगा लो। वह मेरी बंदी है, वह मेरा बंदा है। ऐसी वालो संबंधवाचक, भगवान कसम कितनी बार कहा है, संबंधवाचक में जो सो आता है। जो जागत है सो पावत है, जिसकी अरे संबंधवाचक माने हेतु। हेतु पढ़ा था ना काल में। काल में हमने हेतु हेतु पढ़ा था ना। तो संबंधवाचक माने वही होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। कोई आ रहा है, इसमें कोई जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, इसमें जो कोई शब्द है वो कैसा शब्द है? बोलो जी। कोई आ रहा है, इसमें जो कैसा शब्द है वो, कोई जो शब्द है वो कैसा शब्द है? बोलो जी। कोई, 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 कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, किसी, अनिश्चयवाचक। अगला, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइएगा। और प्रश्न आ जाए, हिंदी के मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम हो सकता है या मौलिक सर्वनाम हो सकता है। तो मूल सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई? 6 प्रकार होते हैं। 5 होते हैं। ओ भाई साहब, 5 होते हैं कि 6 होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, 5 होते हैं कि 6 होते हैं? फटाफट से बताओ, जल्दी से बोलो। 5 होते हैं कि 6 होते हैं? जल्दी से बोलो। देखो, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होती है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होते हैं प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। 1 2 3 4 5 6, और यहां पर मेरे भाई 5 दे रहे हैं। 60%। आप विश्व विजेता होंगे, आप विश्व विजेता साबित होंगे, देखना। शर्म कर लो। कौन सी क्रिया सकर्मक है? कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए क्या और किसे? क्या हंसना रोना तो अकर्मक है। क्या लिखना? पत्र लिखना। क्या लिखना? सकर्मक है। क्या लिखना? पत्र लिखना। लगा दो। क्या लिखना? पत्र लिखना। लो, इसकी ट्रिक ही होती है क्या और किसे। क्या और किसे इसकी ट्रिक ही होती है। सो क्या और किसे इसकी ट्रिक है, सो हमने लगा दिया। अभी अगला प्रश्न, एक सकर्मक क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया मानी जाती है, कौन सी है? सकर्मक क्रिया। अरे वही ट्रिक है इसकी पुरानी है। क्या और किसे, क्या और किसे। चलो जी मेरे भाई, रेलगाड़ी चली, लड़का रोता है, चिड़िया, विद्यार्थी पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। डी ऑप्शन। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। डी ऑप्शन। खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। अगला प्रश्न, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या होती है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या होता है? बोलो जी। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या होता है? बोलो जी। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या होता है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई। अरे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कोई काम खुद ना करके दूसरों से कराया जाए। मैंने कहा मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं खुद नहीं पीट रहा हूं, मैं दूसरे से पिटवा रहा हूं।
अलग ही आंसर देते हो। वाक्य में किसमें अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया क्या है। अब देखो ये रिजल्ट आ रहे हैं जिसने थ्योरी नहीं देखी। शिशु सो रहा है, अभी बताया है। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रही है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है, किताब पढ़ रहा है, क्या लिख रही है। देखो अगर हम देखें ये तो नहीं है, अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुई है। सो अगर हम देखें यहां पर इनडायरेक्ट तो है, डायरेक्ट में नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट में आंसर नहीं बन रहा है। बट आप ये मान लो सोना रोना ये अकर्मक क्रिया में माने जाते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए अगर ये वाक्य देखें पूरा तो ये भी अकर्मक है, केवल ये सकर्मक है, ये भी अकर्मक है। अगर पूरे वाक्य की दृष्टि से देखें और अगर दो आंसर बन रहे हैं तो हम पहले वाले को ही प्राथमिकता देते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या माने जाते हैं। 4200 बच्चे अभी चल रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी दोस्त यार साथीगण एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें फटाफट से, तुरंत के तुरंत लाइक कर दें तो ठीक रहेगा। 800 बच्चों की ही तो कमी है, ऐसे थोड़ी होता है ना। कहते हैं कि अमृत तुम्हारे मुंह में दिया तुम यहां से ले गए यार, एक उम्मीद जगाई वो खाली चली गई। चलो जी, सार्वनामिक विशेषण क्या है तो ऐसा काम नहीं चलेगा सिया है? अब जब तक सवाल नहीं होगा बस यार नहीं नहीं गुरुजी, इसमें बच्चों का घाटा नहीं होना चाहिए। जब तक होगा ही नहीं, जब तक 5000 नहीं होगा। नहीं 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 गुरुजी ऐसा नहीं। और रवि भाई आ रहे, यही देखते हैं हमारा यूट्यूब पूरा ये इवेंट लगाना, ये जगराता इन्हीं ने, दिन राता सब कुछ राता यही करते हैं। 5000 कर गाओगे तब तक सर। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, 5000 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता। मतलब पूरा यूट्यूब का काम ना यही देखते हैं, इवेंट लगाना, क्या जगराता बनाना, क्या कब इवेंट लगाना, कब कौन सी क्लास जाना। प्रणाम भैया प्रणाम, सभी को नमस्कार। सर इनका पेपर है 16 को 26 को, क्या आप पटना पहुंचेंगे या बच्चों से मिलने। कोशिश तो पूरी है सर, बात करिए आज, देखो क्या रेस्पॉन्स आता है। मैं सीधा सामने पूछ दे रहा हूँ, ये पीठ पीछे तो बड़े मुकरते हैं कि नहीं यार वहां जाएंगे क्या होगा। मैं कहा जाना, बताओ अब बताओ सबको। अगर ये सब तैयार है तो जरूर आ जाएंगे। हाँ 26 को कम से कम हमें ये पता लग जाएगा ना पेपर कैसा आ रहा, बाकी बच्चों को मदद मिल जाएगी उससे। चलें सर, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे क्या। ना बस बाकी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करो पेपर भैया। हम तो चाहते हैं सबकी नौकरी लगे, सबको सरकारी नौकरी मिले। मैंने इनसे एक वादा किया है, नौकरी मिलने के बाद ऐसे और जैसे मास्टर मत बन जाना, पढ़ा नहीं रहे हैं मोबाइल में फोन कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी करना भाई। हाँ, ये तो हाँ। देखो जैसा अगले हमारे यहाँ पर मतलब सरकार थोड़ी सख्ती लेकर आई है टीचरों के प्रति। अब टेस्ट भी होगा उनका हर 3 साल बाद, तो बढ़िया से पढ़ाओ, अपना नौकरी करो और एंजॉय करो। घूमने जरूर जाना हर 6 महीने बाद, बढ़िया जगह। चलो ठीक है। सो अब फटाफट से एक बार लाइक शेयर मार के सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। मैंने कहा यह लड़का, यह लड़की, ये लड़की मुझे मरवा देगी, है ना। सो यह लड़की क्या सार्वनामिक विशेषण यही तो है। तो संज्ञा के पहले आता है, कहां आता है, संज्ञा के पहले आता है। सी ऑप्शन भूल जाते हो, सर्वनाम के बाद। अरे सार्वनामिक विशेषण खुद अपने आप में सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद कैसे आ जाएगा। भगवान कहते तुम लोग ना, कहते मेरी नाक कटा दोगे कभी पेपर में बैठ के। मैंने कहा सर्वनाम के बाद आता है सार्वनामिक विशेषण, खुद सर्वनाम ही होते हैं। उसके अंदर 2 गुण होते हैं, एक सर्वनाम का और एक विशेषण का। मैंने कहा यह लड़की, सो लड़की नाउन है और ये सर्वनाम है, विशेषण है, सो ये संज्ञा के पहले आता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। 12% बच्चे, प्रभुनाथ लाइफ रूबी। अगला, प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। प्रविशेषण किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। प्रविशेषण किसे कहा जाता है, इसका उत्तर कीजिएगा जल्दी से। प्रविशेषण किसे कहा जाता है, सो संज्ञा या सर्वनाम की, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। बिल्कुल सही है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। फिर भी गलत दे रहे। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द नहीं, विशेष्य मतलब होता है नाउन, विशेष्य मतलब होता है नाउन। या तो नाउन कह दो या विशेष्य कह दो, बात एक ही है। मैंने कहा जिसकी विशेषता, जैसे मैंने कहा सुंदर लड़का, इस बार हम लड़के को सुंदर बनाएंगे, लड़की को नहीं।
सुंदर लड़का। सो ये जो है नाउन, ये क्या है? नाउन। इसी को हम क्या कह देते हैं? विशेष से, जिसकी बात की जाती है। सो ये नाउन नहीं। अब मैंने कहा बहुत सुंदर लड़का, लड़का कैसा है? बहुत सुंदर। सो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगला कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा? ये चैप्टर ना तुम्हें उसमें काम करेगा, पदबंध वाले टॉपिक में, पदबंध वाले टॉपिक में काम करेगा ये चैप्टर। छुट्टी कीजिए मेरे भाई, नहीं होगी छुट्टी वुट्टी अभी, सीधी सी बात है। रिवीजन डला है अभी काफी कुछ होने को। इतने दिन से आप लोगों की से मैंने नहीं कहा कि पढ़ लो, इतने दिन से नहीं कहा मैंने कि पढ़ लो। आज कह रहा हूं तो उसके कुछ रीजन होंगे, समय है। अब देखो फिर वही बात है कि आपने पहले देखो, मैंने खुद अपने दिल से कहा कि किताबी बातें हैं, हमें लगता है नहीं पढ़ा जाता, डिमोटिवेट होते हैं, मगर अब समय है पढ़ने का। कौन सा शब्द विशेषण है? होली तो नाउन है, बहन नाउन है, व्यक्ति काला लड़का। लो, एक पल लड़के को काला बना दिया, एक पल सुंदर बना दिया। सो काला शब्द क्या है? विशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, विशेष से बताना है। देखो अभी अभी बताया है कि जो विशेष से होते हैं वो नाउन होते हैं, जो विशेष से होते हैं वो क्या होते हैं? वो नाउन माने जाते हैं मेरे भाई। वो क्या माने जाते हैं? नाउन। जो विशेष से होते हैं वो नाउन माने जाते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। सो घर नाउन है, आदमी नाउन है, और वस्त्र, घर आदमी वस्त्र, घर आदमी वस्त्र, ये है डी ऑप्शन। घर आदमी वस्त्र डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य माना जा रहा है? परिचारी की क्लास मैंने कहा तो है मेरे भाई, मेरा अब मेरे ऊपर है। हिंदी की जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें पता है कि मैं यूट्यूब पर क्वेश्चन के दम पे नहीं कहता। पहले मैं तुम्हें ईमानदारी से थ्योरी कराऊंगा, फिर अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं कह तो रहा हूं आपसे। सो पेशेंस रख लो थोड़ा सा यार। ये बच्चे भी तो अक्टूबर नवंबर से वेट कर रहे हैं एग्जाम का यार। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। मैंने क्या कहा? यदि तो जहां पर डैश डैश वाली कंडीशन बने, यदि डैश 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 डैश, यदि तुम फोन में बैलेंस कराओगे तो मैं तुमसे बात करूंगी, ऐसे आपने सुना होगा। यदि अगर मंदिर जाओगे तो मैं पीछे मिलूंगी। तो यही चीजें तो होती हैं मिश्रित वाक्य। अरे संयुक्त वाक्य नहीं होती हैं, कितनी बार बताएं तुम्हें, भूल जाते हो। मिश्र वाक्य में डैश 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 वाली कंडीशन आती है कि, क्योंकि, जो, और जो डैश डैश वाली है जैसी करनी वैसी भरनी, यदि तो, अगर तो, इस तरीके की कंडीशन। नेक्स्ट चलते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से बताओ जी। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह किस प्रकार का वाक्य माना जा रहा है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर, ईश्वर प्रश्न, हमारी इच्छा है कि तुम्हें सरकारी कॉलेज मिले, जो अभी देख रहे हैं सबको मेरे भाई। सो ये क्या है? इच्छा है मेरी कि सभी को मिल जाए यार, सबके पेरेंट्स के पैसे बच जाएं और इन पैसों का अच्छी जगह यूज हो, है ना। अगला प्रश्न, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इसमें कौन सा आपका है भैया? संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इससे और गला बैठ जाए। सही हो जाएगा अभी 2 घंटे बाद। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। अब देखो कोई बात नहीं, मिश्र वाक्य की ट्रिक क्या है? की, क्यों, की, जो। फिर से रिवीजन कर लो। मिश्र वाक्य की ट्रिक क्या है? की, क्यों, की, जो। सर संयुक्त वाक्य की ट्रिक क्या है? गोविंदा और सलमान खान कैटरीना कैफ से जुड़ करके प्यार करते हैं ना, मिश्रित रूप से। सो वो होता है सरल संयुक्त वाक्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी सरल, क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बोलो, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। चलो जी फटाफट से, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, सामने वो जब आती है, आ गया ना याद? ए वाला पार्टनर, ओ पार्टनर, लंबी लंबी से, ऐसे ही गाना है ना। सो किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु संयुक्त, लेकिन, किंतु, परंतु संयुक्त हो जाएगा, खत्म बात। फिर भी मिश्र दे रहे हैं। मिश्र तब होगा मेरे भाई जब की, क्योंकि, जो, अगर तो, जो का भाई बहन भी हो सकता है,
तभी होगा, वरना नहीं होगा मेरे भाई। हाथ जोड़कर विनती है, इन चीजों को याद रख लो। संयुक्त वाक्य की ट्रिक कहती है लेकिन, किंतु, परंतु, पर, फिर भी, और, इसलिए, मगर तुम नहीं समझोगे। इनमें से कौन से वाच्य के भेद हैं, कौन से वाच्य के भेद माने जाते हैं? वाच्य आ गया, वाच्य के भेद हैं मेरे भाई। कितने हो गए? 4100। 900 बच्चे और नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, 900 भी नहीं करने हैं, 800 बच्चे और करने हैं। ये तो पॉसिबल है ही है। मैं बोलता हूं देखो अभी टेलीग्राम पे कि आ जाओ, ग्रुप में मैसेज देख लेंगे, इनसे आया नहीं जाएगा। आ जाओ सभी जल्दी से, लाइव चल रही है क्लास, लाइव चल रही है क्लास। चलो जी आगे देखते हैं। कहा जा रहा है वाच्य के भेद हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे आज। वाच्य क्या, ओ भाई साहब अगला प्रश्न आ गया, वाच्य क्या कहलाते हैं? ये तो आपके PYQ में भी आया हुआ है, ये तो आपके PYQ में भी आया हुआ है। वाच्य क्या कहे जाते हैं? दोस्तों शेयर कर दो, आज पूरे 5000 कर दो भाई साहब। देखो अब यहां बोल के गए वो और वहां मैसेज डालने लग रहे हैं, देख लो, यहां बोल के गए हैं और तुम लोगों को यहां से मैसेज डालने लग रहे हैं। वाच्य क्या कहलाते हैं? वाच्य क्या कहलाते हैं? वाच्य क्या होते हैं मैं आपको बेसिकली बताऊं, क्रियाओं के विधान होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाओं के विधान कहे जाते हैं। वाच्य क्या कहे जाते हैं? क्रियाओं के विधान कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिसने इस प्रश्न का आंसर दे दिया उसको एक हमारे साइड से चॉकलेट मिलेगी, वो भी डेयरी मिल्क। जब आप मिलोगे उधार मिलेगी मगर नगद नहीं। बोलो जी, फटाफट से बोलो, जल्दी से, फटाफट से। कर्तवाच्य, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार हो, जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो नहीं, शब्द प्रधान हो नहीं, क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग के अनुसार हो नहीं, कर्ता के अनुसार हो। कर्तवाच्य क्या होता है? सारी चीजें कर्ता के अनुसार होंगी। सारी चीजें किसके अनुसार होंगी? कर्ता के अनुसार होंगी, तभी कर्तवाच्य होगा। 38% बच्चे दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, कर्तवाच्य वो होता है जब चीजें कर्ता के अनुसार हो, कर्म के अनुसार चीजें होंगी तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाव के अनुसार होंगी तो भाववाच्य। 38% लोगों की मेरे पे चॉकलेट उधार रही। भोजपुरी सुपर सेवा, युथिका, बुग्गू, रामशंकर, रमाशंकर, सूरज और रुचि। आगे देखते हैं जी, वाच्य के कितने भेद होते हैं ये तो अभी अभी बताया है। इसमें पोल नहीं लगाना, इसमें पोल नहीं लगाना, ये तो बेइज्जती होगी फिर आपकी हमारी सबकी। दीजिएगा, पक्का देंगे। तुम मिलना और हमें याद दिलाना कि सर मैंने वाच्य वाले प्रश्न का सही उत्तर दिया था, हमारी एक चॉकलेट उधार थी, वह हमें दीजिएगा, पक्का दूंगा आपको। चलो, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, यह अभी बताया था। अगला प्रश्न, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और कारक के अनुसार होता है सो कर्तवाच्य कहते हैं। ये रिपीट हो गया। देखो, जब चीजें कर्ता के अनुसार होंगी, जब चीजें कर्ता के अनुसार होंगी सो वो कर्तृवाच्य माना जाता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। पावन शब्द, अब आया संधि, अब आया संधि। अभी संधि और समास, समास के 2 प्रश्न आने हैं आपके पेपर में, समास के 2 प्रश्न आने हैं आपके पेपर में। 4200 बच्चे, 4177। क्या ही बोले अब हम आपसे, है ना साईं। चलो, पावन शब्द का ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो, पाओ, पाओ, आओ, पाओ, आओ। सो यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और जब आओ है सो ये हम गारंटी से कह सकते हैं औ की मात्रा होनी चाहिए। एक ऐसा ऑप्शन सही होगा जहां पर औ की मात्रा दी गई हो। एक ही ऑप्शन है जहां औ की मात्रा है, क्योंकि ये अयादी संधि का कॉन्सेप्ट कहता है जहां आए हो, आए हो, औ हो और आओ हो, वो हमारी अयादी संधि होती है। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अगर उसमें नाम पूछा जाएगा ना सो ट्रिक लिख लेना, मैं सारी संधि की अभी ट्रिक लिखा दूंगा। जहां पर आय का प्रोनाउंसिएशन हो, आय का प्रोनाउंसिएशन हो,
औ का हो और आओ का हो, वो अयादी संधि होती है। क्या होती है? अयादी संधि। मगर यहां पर ए होता है, यहां पर आई होना जरूरी है, यहां पर ओ होना जरूरी है और यहां पर औ होना जरूरी है। ये अयादी संधि का कॉन्सेप्ट है। अन्वेषण बताया है, यह मेरा लवर नहीं है, तो भैया लवर नहीं है तो क्या है? सर जी आप ऐसे बदनाम मत करो, यह मेरा यार है, मेरा दोस्त है, यवर। या व रा के पहले आधा वर्ण आ जाए वो यण संधि होती है। सर हमें समझ नहीं आया, देखते हैं। यहां पर एक अंगा है, यहां पर दो अंगा है, ये ज्यों का त्यों लिखा है। सर अनु प्लस एषण एक ही मात्रा है, सो ए है एक ही मात्रा, यण संधि। अनु प्लस एषण अन्वेषण हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी मेरे भाई, डी। सी नहीं होगा। एक संधि में प्लस ट्रिक काम करती है। कौन सी ट्रिक काम करती है? प्लस ट्रिक काम करती है। अगला प्रश्न, यण संधि का संबंध किस संधि से माना जाता है? यण संधि का संबंध किस संधि से माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। आज होगा तांडव हिंदी में, आज हो रहा है, मैं तो पहले कह दिया था आज पूरा रिवीजन होगा। जिससे पढ़ना है पढ़े, मगर इतने दिन मैंने आपसे नहीं कहा पढ़ने के लिए, आज तो मैं बोलूंगा क्योंकि आज पूरा रिवीजन हो जाएगा और एक एक टॉपिक होता चल रहा है। सो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। यण संधि का संबंध स्वर संधि से होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। एक कौन है? 28 वाले। दीर्घ संधि से होता है स्वर संधि का संबंध है। पानी दूं मैं चुल्लू भर, दूं पानी, चुल्लू भर पानी ले लो फिर, अगर तुम्हें दीर्घ ही लगानी है तो। चले, चलो जी अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि मानी जा रही है? जल्दी से बताओ। और रचनाएं, वो जो ग्रंथ रचनाएं है ना, आज हम पूरी रिवीजन वो फिर से करनी है। व्याप्त में कौन सी संधि है? अभी अभी तो बताया है, यह मेरा लवर नहीं यवर है, यवर। या व रा, या व रा के पहले आधा वर्ण हो, या व रा के पहले क्या हो? आधा वर्ण हो, सो वो यण संधि होती है। बी प्लस आप्त व्याप्त यण संधि, यण संधि होती है मेरे भाई। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अगला प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, शिशिर प्लस ऋतु। शिशिर प्लस ऋतु का संधि क्या होगा? शिशिर प्लस ऋतु का संधि क्या माना जाएगा? शिशिर प्लस ऋतु का संधि क्या माना जाएगा? शिशिर प्लस ऋतु, देखो 2 वर्णों के बीच संधि होती है मेरे भाई, 2 वर्णों के बीच संधि होती है, 2 वर्णों के बीच संधि होती है, 2 वर्णों के बीच संधि होती है। सो मैंने कहा शिशि में कोई बदलाव नहीं होगा। शिशि में यहां पर बदलाव है, यहां भी बदलाव है। सर आ रा, अर बनेगा, सो इस पे रा चला जाएगा, ता पे रा चला जाएगा, यहां नहीं है ए ऑप्शन, यहां नहीं है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सी तो होगा ही नहीं। अरे भैया तुम्हारी जब शादी होगी, तुम बारात लेके जाओगे, सो किसी भी लड़की के गले में जयमाला डाल दोगे, या लड़की किसी भी लड़के। सो जो संधि होती है वो यहां होती है और यहां होती है, यहां पर चेंजेज होते हैं, यहां नो चेंज, और यहां तो चेंज हो गया ना, यहां तो चेंज हो गया, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। 40 और 15 कितना? 55% बच्चों ने तो सोचा ही नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? 2 क्वेश्चन समास के आपके आने ही आने हैं। सो बखूबी शब्द में कौन सा समास माना जा रहा है? जल्दी से बोलो जी, बखूबी शब्द में कौन सा समास माना जा रहा है? बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बोलो जी। बखूबी, खूबियों सहित, बखूबी क्या हो जाएगा? खूबियों सहित, डी ऑप्शन। बखूबी क्या हो जाएगा मेरे भाई? खूबियों सहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूबियों सहित हो जाएगा। यथा, प्रति, हर, भर, नी, बे, अनु, आ, जहां ऐसे शब्द दिए जाएं, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। पंचवटी शब्द में, पंचवटी शब्द में मेरे भाई कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बोलो, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कम ऑन, फटाफट से, पंचवटी शब्द, जल्दी से मेरे भाई, एकदम और लगा दो, इतने तो आप कर ही सकते हो। ये तो अपने घर परिवार में भी अगर पहुंचाना चाहो तो
चलो, पंचवटी शब्द में कौन सा समास माना जा रहा है? अगर मैं पंचवटी शब्द की बात करता हूं तो मेरे भाई हम देख लेते हैं एक बार। पंचवटी, 5 बटों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी द्विगु समास माना जाएगा। अगला, रोगग्रस्त में कौन सा समास है? रोगग्रस्त में कौन सा समास माना जा रहा है? इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा मेरे भाई। रोगग्रस्त में कौन सा समास है? रोगग्रस्त कोई नहीं, जल्दी से बताओ। द्वंद्व समास, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अपने मन में इस प्रश्न का आंसर तोड़ो, समास को सबसे पहले अपने मन में विग्रह करो। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त बोले तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई। बीरबाला में कौन सा समास है? बीरबाला में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ जी। बीरबाला में कौन सा समास माना जा रहा है? बीरबाला में कौन सा समास माना जा रहा है? कोई नहीं। बाला, बाला मतलब विक्रम बेताल, बाला, बीरबाला। सो वीर की बाला, वीर है जो बाला, क्वालिटी है। लड़की कैसी है? वीर है, वीर है। सो जहां क्वालिटी बताया जाए कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। लगाओ डी, अव्ययी भाव समास, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न चलते हैं। महाकाव्य में कौन सा समास है? महाकाव्य, महाकाव्य में कौन सा समास माना जाता है? सो अगर महाकाव्य की बात करें, महान है जो काव्य वो होता है महाकाव्य। महान है जो काव्य वो होता है महाकाव्य। सो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है जो काव्य वो महाकाव्य होता है। अगला, पीतांबर में कौन सा समास है? यहां पर प्रश्नों के आंसर 2 जरूर बनते हैं। इसमें 2 बनते हैं, इसमें मैं एग्री करूंगा। इस प्रश्न में 2 आंसर बनते हैं मेरे भाई, इसमें मैं एग्री करूंगा। बोलो जी, इसमें मैं एग्री जरूर करूंगा। सो पीतांबर, पीत है अंबर जो, पीले हैं वस्त्र जो। सो हम कर्मधारय को लगा देंगे, इसी को हम सबसे पहले चुन लेंगे और क्या बोले? सो सी ऑप्शन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सी ऑप्शन लगा सकते हैं। ना जी ना, बहुब्रीहि नहीं, 2 हैं। अगर जैसे हमसे पूछा जाता है पीतांबर ही, सो कर्मधारय को हम प्रायोरिटी पे दे देंगे। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैं प्रूफ दूंगा। ठीक है, सीडी सेम, सीडी आंसर है। सो पहले वाले को हम थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं, आपको भी पता है। शक्तिहीन में कौन सा समास है? शक्तिहीन में कौन सा समास माना जाता है? शक्तिहीन में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। शक्तिहीन में कौन सा समास है? इस प्रश्न का आंसर बताओ। शक्तिहीन, शक्तिहीन शक्ति से हीन हो जाएगा। शक्तिहीन शक्ति से हीन, तो अलग होने के लिए अपादान। अच्छा, अगर अपादान नहीं होता ऑप्शन में तो क्या होता? अगर अपादान नहीं हो, करण में से आता है, बट यहां शक्ति से हीन, शक्ति अलग हो गई, उसके पास शक्ति नहीं है, वो शक्ति से शक्ति मतलब सॉरी, मतलब वो शक्ति नहीं है, शक्ति अलग हो गई, अब उसके पास पावर नहीं है, हीन हो गया वो उससे। लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन में कौन सा समास है? प्रश्न आते ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रश्न आते ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। बोलो जी, शक्तिहीन में कौन सा समास है? वो तो हो गया। लेन देन, लेना और देना। मैंने क्या कहा? लेन देन, लेना और देना, यानी कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जहां पर विलोम शब्द हो वो द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का अपर्यायवाची है, बताओ जी, सूर्य का अपर्यायवाची क्या माना जाता है? सूर्य का अपर्यायवाची क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ फटाफट से। सूर्य का पर्यायवाची, स्पीड, स्पीड, दोनों चीजों की। सो सभी बच्चे जिसने लाइक नहीं किया है सो लाइक जरूर कर देना। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, आदित्य, महेंद्र नहीं होगा, महेंद्र नहीं होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन 67% बची। बी क्यों दे रहे हो? ये तीनों तो इनके पर्यायवाची है, हमसे कहा गया अपर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची नहीं है। अपर्यायवाची का मतलब पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची, ये तो आप कर ही लेना, दिए हुए भिन्न अर्थ। भिन्न अर्थ बताओ जल्दी से, भिन्न अर्थ। एक अर्थ कौन सा है? वो तो तुम कर ही लोगे, मुझे पता है।
सो भिन्न अर्थ देखना है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, बिहाग, ये शेर के हैं। तुरंग घोड़े का होता है। तुरंग किसका होता है मेरे भाई? घोड़ा क्या होता है? तुरंग किसका होता है मेरे भाई? घोड़ा का माना जाता है। व्याघ्र तो शेर का होता है, मृगेंद्र होता है, मृगराज होता है, तुरंग कहते हैं तुड़ुक तुड़ुक चलता है घोड़ा, तुड़ुक तुड़ुक चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है ना? वाक्यम रसात्मक काव्यम, गलती से मिस्टेक हो गया। ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम 10 मिनट क्लास और लूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ माना जाता है। अभी हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके पहले मैं एक बार रचनाएं रिवीजन करा दूं फटाफट से। मैंने इनके क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि ये रिवीजन हो जाएंगे एक बार। रुद्रट की काव्यालंकार, शंकुक की भुवनोभोदय, आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक, राजशेखर काव्य मीमांसा, ये छोड़ देना, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भामा काव्यालंकार, दंडी काव्यादर्श, भामा विवरण, बामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। जल्दी से रिवीजन करो। भट्टनायक हृदय दर्पण सर, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, भट्टतौत काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त तंत्रालोक, भोजराज श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठावरण, महिम भट्ट छोड़ देना, क्षेमेंद्र कवि कंठावरण, मम्मट काव्य प्रकाश, वेद व्यास अग्नि पुराण, हेमचंद काव्यानुशासन, रामचंद्र गुप्त नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, हृदय दर्पण, साहित्य दर्पण। आगे ये छोड़ देना। अलंकार सब काव्य कल्पलता, अलंकार रत्नाकर, चंद्रालोक, विद्याधर एकावली छोड़ देना, रस मंजरी, रस तरंगिणी, भानुदत्त मिश्र, साहित्य दर्पण पूछा गया विश्वनाथ जी, चमत्कार चंद्रोदय छोड़ सकते हो, रूप गोस्वामी छोड़ देना, अलंकार शेखर, रस गंगाधर पंडित और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, अलंकार के भामा, रीति के बामन, ध्वनि के आनंद, वक्रोक्ति के कुंतक और औचित्य के क्षेमेंद्र। आ जाओ, ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। हमारा रचनाओं का क्या हो गया? क्विक रिवीजन हो गया, जो हमने रात में करी थी। इसको शुद्ध करके लिखिएगा। इस वाक्य को सही करके लिखो जल्दी से। इस वाक्य को सही करके लिखो। इस वाक्य को सही करके लिखो। इनके आंसर नहीं देने हैं। चलो जी, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात होता है। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। क्या लगाओगे? हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है? नहीं जी, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात ज्यादा, संख्या भी बताई गई है। आयात निर्यात हमारे देश में हमारा गलत है। हमारे देश में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैं पोल नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिएगा, सही वाक्य छांटिएगा। क्या हो सकता है? अगर इसको देखें, अब तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते। सी ऑप्शन। रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बोलो जी, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बोलो, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं देखूं, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र मतलब जो चीज हाथ में साथ में रहकर चलाई जाती है। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी, सर्वनाम से रिलेटेड एरर है। बताओ जी कौन सा एरर है? सर्वनाम से रिलेटेड एरर है, कौन सा है? माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, उसके हाथों में जो कलम है वह मेरी है। ये गलत है। उसके हाथों में जो कलम है वह मेरी है। तुम्हारे पास जो मोबाइल है वह मेरा है। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। कुछ समय उपरांत, कुछ समय पहले, या तो यहां लिखो कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का होगा। कुछ समय उपरांत, भैया यहां पर क्या लगाओगे? बी ही लगा दो। चलो जी, अगला प्रश्न देखते हैं। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में, पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बोलो जी, कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से हाथी का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची हाथ नहीं होता है। कल सुबह 10 बजे PYQ करवाऊंगा मैं। शुद्ध वर्तनी बताना है।
कौन सा शब्द सही है? इस प्रश्न का उत्तर दो जी, कौन सा शब्द सही है? रासायनिक गलत है, रासायनिक सही है, बी ऑप्शन सही है मेरे भाई, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी बताइएगा फिर से, सही वर्तनी का चुनाव कीजिएगा। सही वर्तनी का चुनाव कीजिएगा, क्या हो सकता है? फटाफट से, सही वर्तनी, क्षेत्र बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। सही वर्तनी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला प्रश्न, एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध को पहचानना है, कौन सी है? अशुद्ध शब्द को पहचानिएगा, कौन सा है मेरे भाई? दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिएगा, कौन सा है? अशुद्ध शब्द की अगर बात करें तो उज्जवल सही है, श्रृंगार गलत है, ये नहीं होता है श्रृंगार, ऐसे होता है श्रृंगार, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहां पर गलत माना जा रहा है। अगला प्रश्न, किसकी वर्तनी सही है? दिए गए विकल्पों में से पोल छोड़ते हैं अभी, किसकी वर्तनी सही है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, किसकी वर्तनी सही है? जल्दी से, फटाफट से, दिए गए विकल्पों में से किसकी वर्तनी सही है? सो अगर हम देखें किसकी वर्तनी, सन्यासी सही है, अकाल छोटा, अनुग्रहित, आजीविका, ये तीनों गलत हैं। अगला, शुद्ध शब्द बताना है फिर से, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द, ये तो तुम बता ही लोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो जी इस पे आ जाओ। विधेयक आयोग विनियोजन, इनके लिए सही शब्द बताओ, इनके लिए सही शब्द बताओ मेरे भाई, इनके लिए सही शब्द बताओ जी, इनके लिए सही शब्द। विधेयक, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, विधेयक को बिल कहते हैं, बिल्कुल। एडिक्ट, आदत नहीं सर, बी ऑप्शन हो जाएगा। विधेयक को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। आज एक विधेयक पारित हो गया, आयोग, कमीशन और विनियोजन, एप्रोप्रिएशन, सो बी हो जाएगा। अगला, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, जो सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, बोलो जी, सही पारिभाषिक शब्द। पोलिंग बूथ, मतदान बूथ, बिल्कुल सही है, पोलिंग बूथ मतदान, पोलिंग मतदान नहीं होता है। मतदान अधिकारी, तो फिर सही क्यों नहीं है? बोलो फिर सही क्यों नहीं है? मतदान फिर सही हो सकता है मेरे भाई? ये किस तरीके का प्रश्न है? ये तो अजीबोगरीब प्रश्न है, फिर तो वो गलत ही हो जाएगा। बोलो, ये तो सभी सही लग रहे हैं। देखो, पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ, ये डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, मतदान बूथ, बट मतदान केंद्र होना चाहिए था, फिर यहां बूथ क्यों लिख दिया? समझो ना ध्यान से, यहां पर पोलिंग बूथ को मतदान केंद्र होना चाहिए था, वो तो ज्यों का त्यों लिख दिया। मतदान ठीक हो जाएगा, ये तो मतदान ऑफिसर, मतदान अधिकारी। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन नहीं, फिलहाल तो आप डी लगा लो, डी लगा लो मेरे भाई, डी लगा लो। बी क्यों होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डी सही होगा, बी सही होगा, बी सही कह रहे हो, बी होगा, क्योंकि ये पोलिंग नहीं लिखा है, पूलिंग लिखा है। पूल मतलब, देखो पोलिंग, पूल मतलब होता है वो वाला जिसमें आप तैरते हो, जिसमें आप क्या करते हो? तैरते हो, स्विमिंग करते हो, बी ऑप्शन होगा। अगला, डिमॉन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन का हिंदी, वही मैं कह रहा हूं, पूल लिखा है। अब देखो, जल्दबाजी में ये चीजें होती हैं, जल्दबाजी में ये चीजें होती हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन भी होता है, निदर्शन भी होता है, प्रमाण प्रत्याख्यान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रत्याख्यान नहीं होता है। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा एक सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? जल्दी से बोलो, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। सो अगर हम देखें, अच्छा, टिल्ट मतलब झुकाव, कहते इतने डिग्री पर टिल्ट, टाई गांठ, टाइम ऑफ स्वल्पाकाश। अच्छा, टिलर, टिलर क्या होता है आपको पता है? जुताई नहीं होता है, एक उपकरण है जो ट्रैक्टर में लगा के जुताई करी जाती है। सो यहां ये हो जाएगा। अगला, कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कैपिटल का अर्थ क्या नहीं है? कैपिटल का अर्थ पूंजी भी होती है, और कैपिटल का अर्थ मेरे भाई एक वो राजधानी भी होती है। सो कैपिटल राजधानी है, और बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर कहते हैं ना, बड़े अक्षरों में लिखो, दीर्घ अक्षरों में लिखो। स्तंभ सी, सामर्थ्य, ये आपकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। अगला, एग्रो
इंप्लीमेंट्स, एग्रो इंप्लीमेंट्स को क्या कहा जाता है? एग्रो। एग्रो आप सभी को पता होगा कृषि से रिलेटेड है, और कृषि सभी ऑप्शन में है, कृषि सभी ऑप्शन में है। एग्रो मतलब कृषि सभी में। इंप्लीमेंट्स मतलब होता है उपकरण, विपणन नहीं, बांटना वाटना नहीं। सो यहां क्या हो जाएगा? उपकरण हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, शब्द युग में बताइएगा अब्ज और अब्द के अर्थ, अब्ज और अब्द के अर्थ बता दो फटाफट से, इनके मीनिंग बता दो। पोल नहीं लगा रहे हैं हम, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, पोल नहीं लगा रहे हैं। जल्दी से जितना स्पीड में हो सके चीते की रफ्तार से आंसर करो, और चीते की रफ्तार से सेशन को लाइक शेयर करो। दोनों में चीते की रफ्तार होनी चाहिए। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है मेरे भाई। देखो, जिन भी शब्दों के लास्ट में जा जलेबी हो वो कमल होता है, सो दो ऑप्शन में कमल है, दो कट गए। जिनके लास्ट में दादाबात हो वो बादल होता है, सो ए है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सर इति और इति इनके मीनिंग बताओ। सर कहते हैं श्री गणेश आए, इति श्री, इति श्री मतलब श्री गणेश, श्री गणेश मतलब शुरू, इति श्री मतलब होता है समाप्त। मतलब तुम्हारा विवाह जो है इति श्री हो जाएगा। इति श्री यानी समाप्त हो गया, खत्म नहीं, समाप्त डी ऑप्शन में है। फसल की बाधा, इस इति का मतलब होता है बाधा, इस इति का मतलब होता है बाधा, रुकावट या देवी मां का प्रकोप, देवी का प्रकोप कहा जाता है। अगला प्रश्न, असन और आसन्न का अर्थ क्या होता है? असन और आसन्न, असन आसन्न, आसन्न मतलब होता है समीप, आसन्न मतलब होता है समीप, भोजन आराम निकट, निकट, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौत और मात का अर्थ क्या है? मौत और मात का अर्थ क्या माना जा रहा है? जल्दी से बोलो, मौत और मात का अर्थ क्या माना जा रहा है? मौत और मात, कोई दिक्कत नहीं। मौत मतलब क्या होता है? मृत्यु, हमारी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, सी ऑप्शन। मृत्यु बी ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन कट गए, बी और सी बच रहा है। मात, मैंने तुम्हें मात दे दी, मात दे दी मतलब मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं, हरा दिया, हरा दिया मतलब पराजय कर दिया, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न चलते हैं, गूंथना और गूंधना इनके अर्थ क्या होते हैं? गूंथना और गूंधना इनके मीनिंग क्या होते हैं? शब्द शक्ति की थ्योरी कल मैंने कह तो दिया है, प्लान आज कर लूंगा, कल करा दूंगा। शब्द शक्ति बची हुई है तुम्हारी, पूरी थ्योरी हो गई, आज प्लान करके कल एक और जगराता मार देंगे, ठीक है। बट उस जगराते में तुम साथ कम देते हो। चलो जी, मैंने कहा गूंथना और गूंधना, हमारी माताएं बहनें घर पे आटा गूंथती हैं कि गूंधती हैं, क्या करती हैं? सो हमने तो कहा था आपको कुछ नहीं पता, सो ऐसे याद रख लिया करो। था से थर्मस, था से थर्मस, बच्चे क्या करते हैं? थर्मस गले में लटका के स्कूल जाते हैं। सो था से थर्मस, थर्मस यानी पिरोना, सानना नहीं, सानना नहीं, पिरोना, पिरोना। और इसका मतलब गूंधना का मतलब सानना, आटा सानना या मारना, आटा सानना या मारना। एक सेकंड, हेलो, हाँ, सच में स्टूडियो बुक नहीं है, फिर ठीक है करवा दो। चलो जी, ठीक है, क्लियर हो गया, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न चलते हैं, पानी पीकर घर पूछना, पानी पीकर घर पूछना मतलब बताओ जी, पानी पीकर घर पूछना। अरे भाई साहब, किसी से तुम्हें काम निकलवाना हो ना, काम निकलवा लो, फिर काम निकलने के बाद सोचना। अगला, भयभीत होना, भयभीत होना मतलब डर जाना, भयभीत होना मतलब डर जाना। मेरे भाई दो चार प्रश्न और बस। भयभीत होना मतलब डर जाना, धक 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 डर जाना, कलेजा धक धक होना। अगला प्रश्न चलते, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल आपको हमेशा नहीं दिखाई देता है, कभी कभार दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं कभी कभी दिखाई देना, मतलब ईद का चांद हो जाना। मतलब इस हिसाब से वो वस्तु जो विलुप्त प्राय, विलुप्त होने की कगार पर हो। जैसे आप वहां देखो, रेलवे स्टेशनों के बाहर लिखा होता है सुलभ शौचालय, जो चीजें इजीली मिल जाए वो सुलभ है, दुर्लभ जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता, रोजगार के नए अवसर तलाश करना, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट चलते हैं, टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना क्या होता है? टिप्पस लगाना क्या माना जाता है? मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर दो। टिप्पस लगाना होता है मतलब जैसे कि तुमने कहा कि सर
हम तुम्हारी सिफारिश लेके पहुंचे, वो होता है बेसिकली एक दूसरे की पैरवी करना। सो झूठी बातें मिलाना नहीं, सिफारिश करना, तुम्हारी पैरवी करना, मतलब कि इसको कुछ जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। ये लास्ट बचा है, पूरे 25 टॉपिक हो गए, 24 टॉपिक हो गए हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा है 25वां टॉपिक। सभी दोस्त लाइक जरूर कर देना जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, बहुत तेज हो मतलब कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। पूरा टारगेट करना है मेरे भाई, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। सो इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया क्या? बिल्कुल होगा। इंद्रजीत वो होता है जिसने इंद्र को जीता हो। डी ऑप्शन वालों में मारूंगा। इंद्रजीत कहा जाता है मेघनाथ को, जिसने इंद्र को जीता था, इंद्र को युद्ध में हरा दिया था। इंद्रियां, जैसे आपने देखो भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी, जैसे तुमने किसी कहते ना, तुझे देखा तो यार दिल में बजी गिटार, अब तुम्हारे दिल में गिटार बजना बंद हो गई, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में है। अब तुम्हारे जो कहते हैं ना, जैसे बॉडी में सेंसेशन होता है, वो आता है थरथराहट, जगजगाहट, ऐसे होता है। तो अब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं होने लग रहा है, तुम्हारे सामने कुछ भी हो, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम्हारी जो वो है इंद्रियां, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। सो इंद्रियों को जीतना, वो इंद्र भगवान है, ये तुम्हारी इंद्रियां हैं। अगला चलते हैं। जैसे सूंघने के लिए घ्राणेंद्रियां होती हैं, दूर तक की बात सोचने वाला, जो दूर तक की बात सोचे, समझदार नहीं सर, बुद्धिमान नहीं, दृष्टि मतलब देखना, दूरदर्शी मतलब दूर की सोचना। अगला प्रश्न, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई आकार ना हो, जल्दी से बताओ, उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई आकार ना हो उसे किस नाम से जाना जाता है? मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए। जिसका कोई आकार ना हो, बिना आकार का, निराकार, क्या हो जाएगा? निराकार। अगला प्रश्न, जो सही बात का पक्ष ले, जो सही बात का पक्ष ले उसे क्या कहते हैं? जो सही बात का पक्ष ले उसे क्या कहा जाता है? जो सही बात का पक्ष ले उसे क्या कहा जाता है? सो कहते हैं तटस्थ। तटस्थ मतलब होता है भैया जिसे किसी से मतलब नहीं है, किनारे चला गया। सरपंच तो आप जानती हो, न्यायाधीश, न्याय करने वाला, निष्पक्ष। जो सही बात का पक्ष ले, जो सही है वो गलत है। सर जल्दी आओ, फटाफट आओ, भाग के आओ चीते की रफ्तार से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा सर, बच्चों का स्वागत बहुत समय से रुके हुए हैं यहाँ पर, ये मैं देख रहा हूँ। तो देखिएगा, अभी बता दो इनको कि हमारी जो क्लास है अभी स्टार्ट होने वाली है, 12 बजे से क्लास है लगातार। बिल्कुल तो तुरंत ही। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इनसे थम करवाओ सर। जल्दी से थम कर दो, कौन कौन यहाँ पर जल्दी से 12 बजे कौन कौन क्लास में जुड़ेगा, जल्दी थम कर दो भाई। क्या सभी जुड़ेगा मतलब? सब जुड़ा, मतलब आप बुलाना नहीं चाह रहे? नहीं सर, बुलाना तो चाह रहा हूँ ना मैं, मतलब कौन-कौन इनकी थम करो फटाफट। थम कर दो जल्दी से सभी। ठीक है सर, तो कंटिन्यू। मगर मतलब सर बच्चों को आप प्रॉमिस कर सकते हो कि आप 26 को पटना पहुंचोगे? आप प्रॉमिस करोगे, उसको तोड़ना नहीं है, बस कर सकते हो क्या? सर ये तो एक ये क्या मतलब है? तुम्हारा पवन सर थोड़ा बोलो जरा बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बोलेगी सर। चलो हैं? सर कह रहा है ना ना मैं नहीं कर सकता, पता चले मैंने कर दिया पर भेजा नहीं, है ना? सो बोले कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा सीन। तोड़ के चलो PW की। पवन सर पहुंचे, कहाँ पहुंचे पवन सर? पवन सर तो यही है अभी। ठीक है, सो करो, ठीक है ठीक है। सो आपने ये देख लिया, जो सही बात का पक्ष ले वो निष्पक्ष होता है। मेरे भाई सही बता रहा हूं, 100 क्वेश्चन का मैं सोच के आया था, पटना नहीं बोले दरभंगा आना, ये कंफर्म नहीं है। देखो ये क्या है ना, हमारे मन से नहीं होती हैं चीजें, मैं आपको बताऊं, ये मैनेजमेंट के साइड से चीजें होती हैं। सो अब हमारे पूरा रिवीजन हो गया है, हमारा पूरा रिवीजन हो गया है। ग्रंथ रचनाओं की जिसने वीडियो नहीं देखी मेरे भाई, सो आप देख लो। सर इसको प्लेलिस्ट में डाल देना, ये प्लेलिस्ट में नहीं डली है। सो आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रंथ रचनाओं की वीडियो जरूर देख लेना, जगराता की। एक प्रश्न आपको फंसा के देगी, ये गारंटी की बात मैं कह रहा हूं। और जिसने मेरे भाई ये कार्यालय परिचारिका बैच 499 का मेरे भाई, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम है। आप जैसे ये नाम सर्च करोगे सो आपको यहां पर PDF मिल जाएगी, हिंदी बाई पवन सर। 2-3 चीजें हैं, छंद की थ्योरी देख लो आप, अलंकार की थ्योरी देख लो, ये थ्योरी देख लो, ग्रंथ रचनाओं की थ्योरी देख लो। ये कहां मिलेगी सो मैं आपको अभी बता देता हूं। यूट्यूब पर आप खोलेंगे, जैसे यूट्यूब पर बिहार एग्जाम वाला जाएंगे मेरे भाई, यूट्यूब पर क्या डालेंगे? बिहार एग्जाम वाला। जैसे ही बिहार एग्जाम वाला डालेंगे
सो जैसे ही बिहार एग्जाम वाला मेरे भाई डालेंगे सो यहाँ पर प्ले लिस्ट में आना। सो प्ले लिस्ट में जैसे ही आप आओगे, ये है प्ले लिस्ट में जैसे ही आओगे सो यहाँ पर आप देखना मेरी क्लासेस कहाँ है, विजय भवा, ये है विजय भवा, इसको ओके करोगे। सो इसमें ये सारी वीडियो डली है, इसमें अभी मैं ग्रंथ रचनाओं की डलवा दूंगा सर, इसी में डलवा देना। ग्रंथ रचनाओं की वीडियो इसी पीडीएफ इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो आप यहां पर देख लेना। और अगर छंद अलंकार देखना चाहते हो सो आपको लाइव में जाना है। लाइव में जाने के बाद, लाइव में मत जाना, होम पे ही जाना, और होम पे जाना और यहां पर एक डीएलएड के नाम से स्पेशल इवेंट में भी पड़ी है, देखो आपकी वो स्पेशल इवेंट में भी पड़ी है। कहां गया यार, एक तो ये बोर्ड है कि क्या है, स्पेशल इवेंट में भी आपकी ग्रंथ रचनाएं पड़ी हुई है, देखो पता नहीं कहां चला गया। फिलहाल ये देख लो, ये है यहां देखोगे सो डीएलएड की ये प्लेलिस्ट है। सो ये दूसरी प्लेलिस्ट है, मगर उसमें ग्रंथ रचनाएं मिल जाएंगी इसमें देखने को। उसमें हो गई, उस प्लेलिस्ट में जाओ आप, ऐड हो गई है, ठीक है। ये आपकी छंद वगैरह अलंकार सारे टॉपिक यहां पर डले हुए हैं। सो आप इनको जाकर के देख लेना। और जो नए बच्चे हैं सो मेरे भाई उनको मैं बता देना चाहूंगा, मेरे भाई मेरा नाम पवन दांगी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है सो आप हमें बता सकते हैं। सो आज के इस सेशन को मेरे दोस्त यहीं पर विराम देना चाहूंगा। फिर मुलाकात करूंगा कल सुबह 10 बजे अपने यूट्यूब सेशन में। अभी अंकित सर की क्लास होने लग रही है, सो तुरंत जाइएगा आप और उन सर की क्लास को ज्वाइन कीजिएगा अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।